हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दिल्ली आईएएस रायपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप जानते हैं, आपके अभी प्रीलिम्स एग्जाम नजदीक है और लास्ट ईयर भी आपने देखा था कि जब आपके प्रीलिम्स एग्जाम पास आने वाले थे तो हमारे प्लेटफॉर्म पे 30 कदम नाम से एक एमसीक्यू प्रीलिम्स फोकस सीरीज चलाई गई थी और उस सीरीज की सफलता को देखते हुए हमने इस साल भी उस सीरीज को कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया है। और इस सीरीज का जो प्राइमरी मोटिव ये है कि आपको उस टॉपिक की कम्प्रिहेंसिवली आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ रिवीजन प्रॉपर करवाया जा सके। इसमें हमने हर एक सब्जेक्ट को, जैसे मान लीजिए मैं आपको ज्योग्राफी के साथ डील करूंगी, तो ज्योग्राफी को हमने 30 टॉपिक्स में डिवाइड किया है और हर एक टॉपिक को हमने उसके 30 क्वेश्चन के माध्यम से पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश की है। अब अगर आप ज्योग्राफी में देखेंगे तो कंप्रिहेंसिवली आप देखेंगे तो 30 टॉपिक टोटल नहीं है, लेकिन फिर भी जो आपके बड़े टॉपिक हैं, जैसे आपका फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया हो गया, भारत का भौतिक विभाजन हो गया, और अगर आप पीवाईक्यूज का एनालिसिस करें तो इस टॉपिक से आपकी लगभग नहीं तो 1/4 आपका वेटेज है। 25% जो क्वेश्चन है वो इसी टॉपिक से है, तो उस टॉपिक को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है वो एग्रीकल्चर वाला है। एग्रीकल्चर के हमने 2 पार्ट लिए हैं। इसी तरह से छत्तीसगढ़ की अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो ये मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेस में रिच स्टेट है, तो मिनरल और एनर्जी वाले सेक्टर से भी क्वेश्चंस आते हैं। और मिनरल और एनर्जी वाला सेक्टर ऐसा है कि वो आपको सीजी वाले पोर्शन में भी हेल्प करेगा, कि कॉन्सेप्ट तो नहीं बदलेगा ना। तो मिनरल और एनर्जी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इस तरह से आपके 30 टॉपिक्स हैं। अभी हम एक बार थोड़ा सा टॉपिक्स पे नजर मार लेते हैं। देखिए, आप टॉपिक की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो पहला टॉपिक मैंने यूनिवर्स लिया है, लेकिन देखिए आप जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो उसमें से कुछ पोर्शन ऐसा है जैसे ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सारे सेक्शन ऐसे हैं जिससे बच्चे क्या करते हैं, मतलब ये वाला जो एरिया है ये बच्चे सारे क्वेश्चन इसके कवर करके रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हो गए जिससे क्वेश्चंस आपके कम आते हैं तो उसको क्या करते हैं बच्चे कभी कभी साइड कर देते हैं। इसी तरह से अगर हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी बात करें, ज्योग्राफी में भी अगर देखें तो ये वाला आपका जो रीजन है, जैसे लोकेशन एंड स्ट्रक्चर हो गया, फिजिकल डिवीजन हो गया, क्लाइमेटोलॉजी से तो खैर 1-2 क्वेश्चन आए हैं, सॉइल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इस पार्ट से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन कुछ पार्ट है जैसे जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ है, आपका यूनिवर्स या सोलर सिस्टम को ले लें, जिससे भी आपके 2-3 क्वेश्चन अभी तक में देखने के लिए मिले हैं। तो आपको मतलब जहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं वो तो करना ही करना है, वो आपको एक लेवल पे लेके आएगा। लेकिन अगर आपको डिफरेंस क्रिएट करना है एग्जाम में अपने, कि आप सपोज मान लीजिए आपका 120-125 कट ऑफ है और अगर आप 115 तक में आके रुक जाते हैं तो फिर आप आखिर फेल तो कहलाएंगे ही ना, प्रीलिम्स वाली लिस्ट में तो नहीं आएंगे। तो अगर आपको लिस्ट में अपना नाम चाहिए कि हाँ मेरा रिजल्ट आया और मेरा प्री क्लियर हुआ है, तो फिर आपको वो मीडियोकर वाले लेवल से ऊपर उठना पड़ेगा। और उसका यही एक तरीका होता है कि जहां से जिस सेक्शन से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं उसको तो आप करिए, वो आपका बेस बनाएगा। लेकिन जहां से आपको कम क्वेश्चन देखने के लिए भी मिल रहा है उसको भी आप प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि जो थोड़े बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कुछ ये वाला पोर्शन तो सब करके जाएंगे, लेकिन जिन्हें डिफरेंस क्रिएट करना है वो ये जो कुछ टॉपिक्स हैं जहां से कभी कभार भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी करके जाएंगे। तो अगर आपको थोड़ी एज चाहिए तो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है ना, इतने सारे बच्चे बैठते हैं, तो आपको कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा जिससे आप सिलेक्टेड कैंडिडेट्स वाली लिस्ट में आ सकें। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने इन टॉपिक्स को अवॉइड नहीं किया है। कोई भी ऐसा सेक्शन जहां से क्वेश्चन आए हैं उसके भी हमने क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यूनिवर्स वाला सेक्शन है, आज हम यूनिवर्स वाला सेक्शन डील करेंगे। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको 2-3 क्वेश्चन ही देखने के लिए मिले हैं, वो भी सोलर सिस्टम वाले टॉपिक से। जो हम ये जो द अर्थ वाला सेक्शन देख रहे हैं ना, जिसका वीडियो आपका कल आएगा, उसमें आपको सोलर सिस्टम वाले क्वेश्चन मैं डील कराऊंगी। लेकिन यूनिवर्स में मैं 30 क्वेश्चन आपके पूरे यूनिवर्स से सॉल्व करा के आपका समय नहीं बर्बाद करूंगी। जहां पे थोड़ी एज है, जैसे यूनिवर्स हो गया, द अर्थ हो गया, और ये आप इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात करें, ये कुछ 3 टॉपिक्स हैं जहां पे मैंने स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है वो इन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक ही रखे हैं। उसके बाद मैंने पीवाईक्यूज ऐड किए हैं डिफरेंट सेक्शंस के। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको, जब आप जिन लोगों का भी पीवाईक्यूज का एनालिसिस नहीं है ना, तो उनकी क्या होगी, पीवाईक्यूज की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आखिर प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। और ये सीरीज जस्ट आपकी स्टार्ट हो रही है, तो एक बार आप पीवाईक्यूज को यहीं पे देख लेंगे फटाफट, और मैं पीवाईक्यूज आपको सॉल्व कराऊंगी तो सिर्फ वही क्वेश्चन और उसका आंसर नहीं बताऊंगी, उसके अलावा जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको वहां पे जानकारी दी जा सकती है वो देने की कोशिश की जाएगी। ठीक है,
तो आपको स्टार्टिंग में ही आपका एक एनालिसिस होता रहेगा कि आखिर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। फिर आप जब इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे तो आपका दिमाग बिल्कुल फोकस्ड होकर तैयारी करेगा कि हाँ मैंने ऐसा पढ़ा था और ऐसा मैंने पीवाईक्यू देखा है और इसी तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और जब भी आप एग्जाम को क्लियर करने के लिए कोई भी रणनीति बनाते हैं तो आपका जो जीपीएस है वो आपके पीवाईक्यूज ही है और दूसरा सिलेबस है। अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस अब आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस के उसमें, लेकिन अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स का सिलेबस थोड़ा सा ओपन एंडेड होता है, बिल्कुल फिक्स सिलेबस नहीं है प्रीलिम्स का। तो प्रीलिम्स में आपको जो चीज हेल्प करती है वो आपके पीवाईक्यूज का एनालिसिस है। तो यूनिवर्स में मैंने पूरा टॉपिक यूनिवर्स का नहीं लिया है, ऐसे मैं चाहूँ तो यूनिवर्स के 30 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा सकती हूँ, लेकिन उसका इतना वेटेज नहीं है। तो जितना भी है थोड़ा बहुत वो हम करके चलेंगे, फिर उसके साथ मैंने पीवाईक्यूज आपको उसमें डाले हैं तो वहां से हम उसका एनालिसिस थोड़ा कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। और देखिए आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम लिंक वहां पे डला हुआ है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छे से आता है, अगर बहुत अच्छे से आपको टॉपिक आता है तो आप स्पीड बढ़ा के इस वीडियो को देख सकते हैं, पर देखिएगा जरूर, आपको जरूर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपका एक बार पूरी ज्योग्राफी का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखने के लिए तो सिर्फ 30 क्वेश्चन है, 30 × 30 आप करेंगे तो सिर्फ डायरेक्ट आपकी 900 क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप देखें तो आपको 900 से डबल कर दीजिए, 1800 क्वेश्चन के बराबर आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी, ठीक। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, और अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगी, ठीक है। देखिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं, और जो आपका मिसलेनियस वाला आपने देखा होगा सिलेबस में एक टॉपिक है मिसलेनियस में, मैंने जो आपके 6 महीने में अगर देखेंगे तो करंट इवेंट में अगर कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट प्लेस है जो न्यूज में थी, आपका जीआई टैग अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मिला है तो वो ज्योग्राफी से रिलेटेड जो आपकी न्यूज रही है 6 महीने में उसको हमने कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो एक एक वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका समय बर्बाद हो रहा है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में आइए। पहला क्वेश्चन है सूरज किस तरह की आकाशगंगा से जुड़ा हुआ है, सन बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ गैलेक्सी। अब अगर हम अपने पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो आपको पता है कि ब्रह्मांड का जो ओरिजिन हुआ है वो एक छोटे से बिंदु से हुआ था जिसको सिंगुलैरिटी है एकक कहते हैं, उसमें अचानक से विस्फोट हुआ जिसको हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, और फिर आज जो हम यूनिवर्स देख रहे हैं इसका फॉर्मेशन हो गया था केवल और केवल कितने में, 3 मिनट में। अब अगर आप पूरे यूनिवर्स को देखें तो इसमें कई तरह की क्या है, गैलेक्सीज हैं, कई आकाशगंगाओं में कई तरह के आपके सोलर सिस्टम है, और उसी तरह की कई आकाशगंगाओं में से एक हमारी आकाशगंगा है जो कि कौन सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी यानी कि मंदाकिनी आकाशगंगा, ठीक है। हम जिस आकाशगंगा का पार्ट है वो कौन सी है, मंदाकिनी आकाशगंगा। और एक आकाशगंगा में एक गैलेक्सी में कई सारे आपके सोलर सिस्टम होते हैं, उसमें से हमारा एक सोलर सिस्टम है, और उसी सोलर सिस्टम में कई तरह के क्या होते हैं आपके प्लैनेट्स होते हैं, और उसमें से एक प्लैनेट हमारा अर्थ है जिसमें हम रह रहे हैं, ठीक। ये बेसिक यूनिवर्स के बारे में हो गया। अब देखिए जो आपकी इसमें पूछ रहा है कि सन बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ गैलेक्सी। अब जो आपकी गैलेक्सी आकाशगंगाएं होती हैं 3 टाइप की होती है, पहला होता है इलिप्टिकल यानी कि इस तरह से दीर्घवृत्ताकार, दूसरा होता है आपका स्पाइरल, ठीक है, स्पाइरल शेप में होता है यानी कि सर्पिलाकार, तीसरा होता है कि लेंटिकुलर या आपका थोड़ा सा चपटी डिस्क जैसा होता है, और तीसरा होता है अनियमित, चौथा होता है अनियमित यानी कि इरेगुलर जिसका कोई शेप नहीं है। तो जो हमारा सन है वो किस टाइप की गैलेक्सी को बिलोंग करता है, तो हमारी जो गैलेक्सी है वो स्पाइरल गैलेक्सी है यानी कि सर्पिलाकार गैलेक्सी है, ठीक है। तो देखिए है जो आपका क्वेश्चन एक ही है, लेकिन उसकी मदद से आपको कितनी सारी चीजें पता चल गई, ठीक। और ये सब चीजें जरूरी नहीं है कि सिर्फ ज्योग्राफी में काम आए, जैसे आपको मैं आगे चल के क्वेश्चन है जहाँ पे मैं आपको एनर्जी स्पेक्ट्रम बताऊंगी, जल्दी से 1 मिनट में हम पूरा एनर्जी स्पेक्ट्रम पढ़ लेंगे, लेकिन वो आपको आप जो एनवायरमेंट वाला सेक्शन पढ़ते हैं, अप्लाइड साइंस वाला मेंस की सिलेबस में, वहां पे आप डायरेक्ट उस चीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं से भी आपका समय बर्बाद नहीं होगा। देखिए सेकंड ही क्वेश्चन है, विच फिनोमेना एक्सप्लेन्स द रेड शिफ्ट ऑब्जर्व्ड इन डिस्टेंट गैलेक्सीज। जैसे जब आपकी बिग बैंग थ्योरी हुई तो एक आपकी एडविन हबल नाम की साइंटिस्ट थे,
जिन्होंने क्या बताया कि जो यूनिवर्स है इसका क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, और एक्सपेंशन हो रहा है तो उसमें रेड शिफ्ट देखने के लिए मिल रहा है। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे सपोज आप खड़े हुए हैं, और अभी यहाँ पे आप खड़े हुए हैं और ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, दूर है। तो जब ऑब्जेक्ट आपका पास है तो वहां पे जो आपको फिनोमेना देखने के लिए मिलेगा उसको हम ब्लू शिफ्ट कहते हैं, और ये एग्जैक्टली क्या है मैं अभी आपको बताऊंगी। और जब ये ऑब्जेक्ट आपका दूर है मतलब एक्सपैंड हो रहा है तो यही चीज आपको क्या कहलाएगी, रेड शिफ्ट कहलाएगा। ठीक है, रेड शिफ्ट कहलाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझिए, ये रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट जो है आपका, ये एनर्जी स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है। एनर्जी स्पेक्ट्रम हम क्या पढ़ते हैं, इसका एक निमोनिक है गार्डी XUV इन माय रेंज। ठीक, अब ये जो यूवी है इसमें आपका जो बाइफर्केशन है वो विब्योर का है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये आपका वॉयलेट कलर है और ये आपका रेड कलर है। तो और ये जो जी है, यहां से आपकी जो रे का नाम है वो है आपकी गामा रेस। ठीक, गामा रेस। एक्स से है आपकी एक्सरे, यू से आपकी वही जो सन से किरणें आती हैं आपका श्वेत प्रकाश, इन से हो गया आपकी इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त किरणें, माई से हो गया माइक्रो तरंगे या सूक्ष्म तरंगे, और रेंज से हो गया क्या, रेडियो वेव्स। ठीक, ये आपका एनर्जी का स्पेक्ट्रम है। अब आप इस स्पेक्ट्रम में जब इस तरफ से इस तरह की मतलब आप लेफ्ट से अगर राइट की तरफ जाएंगे तो जो आपकी इंटेंसिटी है, मतलब अगर आप एक्सरे की बात करें, कभी अगर आपने एक्सरे करवाया होगा तो क्या आप मतलब एक्सरे जब आप करवाते हैं तो वो जो मशीन है वो बिल्कुल आपकी बॉडी से चिपका के एक्सरे आपका किया जाता है। मतलब जो एक्सरेज हैं उनकी वेवलेंथ आपकी कैसी है, कम है, और जो उनकी इंटेंसिटी है वो ज्यादा है। तो एक्सरे से ही ध्यान रखिएगा, एक्सरे का जो मैं अभी एग्जांपल बता रही हूँ, इस तरफ से आप जब इस तरफ की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको इंटेंसिटी यानी कि फ्रीक्वेंसी इधर ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, और आप जैसे जैसे जाएंगे जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन अगर वेवलेंथ की बात करेंगे तो वेवलेंथ यहाँ की क्या होगी, कम होगी, और जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जाएंगे तो वेवलेंथ आपकी बढ़ती जाएगी। अब इसमें देखिए आप जो विब्योर पढ़े हैं तो विब्योर के साथ क्या होगा, विब्योर और रेड में अगर बात करें, अगर नील ब्लू शिफ्ट जैसे हम देख रहे थे और रेड, तो ब्लू शिफ्ट मतलब यहाँ पे ब्लू है यहाँ पे रेड है, तो ब्लू शिफ्ट आपका, ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो ब्लू शिफ्ट की वेवलेंथ कैसी होगी, ऑब्जेक्ट जब आपका क्लोजर है तो वेवलेंथ आपकी कम होगी, और ऑब्जेक्ट जब आपका दूर जा रहा है तो आपको रेड शिफ्ट देखने के लिए मिलेगा, मतलब उसकी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है। ठीक है, इतना ज्यादा आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे नहीं समझना है, पर क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आया है और ये आपके डायरेक्ट पेपर 7 में आप पढ़ते हैं, जहाँ पे पेपर 7 बोल रही हूँ, जो आपका अप्लाइड साइंस वाला पार्ट है ना, वहां पे ये वाली चीज पढ़ते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे आपको बस इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, बाकी ये जिन्होंने अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, मे बी उनको एक बार में हार्ड लग रहा हो, लेकिन जिन्होंने थोड़ा बहुत भी स्पेक्ट्रम पढ़ा है, जिनको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का आइडिया, उनका थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपका फिनोमेना है रेड शिफ्ट वाला, ठीक है, ये कौन सी घटना से रिलेटेड है, मतलब दूर की गैलेक्सी में देखी गई रेड शिफ्ट को कौन सी घटना समझाती है, तो यही जो आपका फिनोमेना है पूरा, इसको क्या बोलते हैं, डॉपलर इफेक्ट या डॉपलर प्रभाव कहते हैं। आपको जानना है यहाँ पे इतना ही, आप चाहें तो याद कर सकते हैं, बस थोड़ा सा बेस बनाने के लिए मैंने ये वाली चीज बताई कि जो रेड और ब्लू शिफ्ट जो बोला जा रहा है वो आपके डिस्टेंस की वजह से बोला जा रहा है, जहां पे वेवलेंथ आपकी ज्यादा है। जैसे यही जो ऑब्जेक्ट वाली चीज मैं बताई थी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे आपको ब्लू शिफ्ट देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन वही अगर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ से दूर हो गया, ये ऑब्जेक्ट आपका दूर हो गया, तो फिर ये वेवलेंथ आपकी क्या होगी, वेवलेंथ की लंबाई बढ़ जाएगी, तो आपको वही ब्लू शिफ्ट की जगह क्या दिखेगा, रेड शिफ्ट दिखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा टफ टॉपिक है, जिन लोगों को बिल्कुल पहले से, जो लोग नहीं पढ़े उनको टफ लग रहा होगा, लेकिन जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है उन्हें ये चीज रिवीजन जैसी लग रही होगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए हु इज क्रेडिटेड विद प्रपोजिंग द बिग बैंग थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स। जो आपकी बिग बैंग थ्योरी है ये आपकी 1970 में दी गई थी। ठीक है,
और बिग बैंग थ्योरी को जो आपके प्रपोज करने वाले थे वो थे आपके जॉर्ज लेमेत्रे। इसके अलावा अगर आप बिग बैंग स्पेसिफिक टर्म की बात करें तो बिग बैंग जो आपका शब्द है वो किसने दिया था? फ्रेड हॉयल ने दिया था। इसके अलावा जो आपके एडविन हबल हैं, आप पढ़े होंगे कि अमेरिका का हबल टेलीस्कोप है जो ऊपर जाके जो आपके एक्सोप्लैनेट्स हैं इन सब की रिसर्च करता है कि कहाँ पे क्या है। तो जो हबल टेलीस्कोप का नाम पे पड़ा है किन के नाम पे पड़ा है? एडविन हबल के नाम पे। और एडविन हबल ने ही एविडेंस दिया था कि यूनिवर्स क्या हो रहा है, यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? एडविन हबल ने एविडेंस दिया था कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन जो बिग बैंग थ्योरी को प्रपोज करने वाले थे वो थे आपके जॉर्ज लेमेत्रे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हबल्स लॉ इंप्लाइज दैट, अभी मैंने बताया, क्या बता रहे हैं वो? आकाशगंगा एक जगह पे रहे नहीं, यूनिवर्स इज कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं, यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस ओवर टाइम। तो जो हबल थे उन्होंने क्या बताया कि यूनिवर्स आपका एक्सपैंड हो रहा है, मतलब ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है। ये जो एविडेंस था ये हबल ने दिया था, एडविन हबल ने दिया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Who coined the term Big Bang for the origin of the universe? अभी मैंने बताया था, फ्रेड हॉयल ने दिया था ये टर्म आपका बिग बैंग। अल्बर्ट आइंस्टाइन का बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आपने कहाँ सुना है? वो कौन से स्पेसिफिक आपका एक सिद्धांत है, थ्योरी है जिसके लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन का आप नाम पढ़ते हैं? फिर देखिए इनमें से कौन सा यूनिवर्स के जियोसेंट्रिक और हीलियोसेंट्रिक मॉडल में सही अंतर करता है? अब देखिए इनिशियल पीरियड में अगर हम बात करें ना तो सबसे पहले तो ये सारी चीजों के बारे में सोचना किसने शुरू किया था? अगर आप पूरे वर्ल्ड में बात करें तो ऐसा देश जहाँ के लोग थोड़ा बहुत डेवलप हो गए होंगे, जहाँ पे उनकी रोजमर्रा की जरूरतें जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान ये सब पूरी हो गई होंगी, तभी वहां के लोग फिर क्या करते हैं? बाकी चीजों के बारे में बात करना, सोचना शुरू करते हैं। तो जो चिंतन की बात करते हैं ना, चिंतन सबसे पहले अगर जैसा रजिस्टर्ड है वो कहते हैं कि यूरोप के जो साइंटिस्ट थे, फिलोसफर्स थे, वहीं से शुरू हुआ था। तो अगर बात करें जियोसेंट्रिक और आपके हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट की, तो इनिशियली ऐसा माना जाता था कि जो आपका ये अर्थ है वो क्या है? सेंटर में है, और सन और बाकी के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद फिर काफी टाइम के बाद ये बताया गया कि नहीं, जो कॉन्सेप्ट है वो जियोसेंट्रिक नहीं है, हीलियोसेंट्रिक है। मतलब कि अर्थ सेंटर में नहीं है, सन सेंटर में है, और पृथ्वी के साथ साथ जितने भी ग्रह हैं वो क्या कर रहे हैं? सन की परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी मैंने बता दिया है, तो आप आसानी से आंसर लगा लेंगे। क्या होगा इसका आंसर? जियो मतलब अर्थ होता है, तो अगर मान लीजिए नहीं भी पढ़े हैं तो भी इसका आंसर आप लगा सकते हैं। जियोसेंट्रिक मतलब धरती सेंटर में, हीलियोसेंट्रिक मतलब सूरज सेंटर में, ऑप्शन बी। जियोसेंट्रिक मतलब अर्थ इज एट द सेंटर, और हीलियोसेंट्रिक मतलब कि सन इज एट द सेंटर। जो आपका जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट है वो आपका पहले चल रहा था, इसके बाद फिर हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट आया, और हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट जो है वो कोपरनिकस ने लिया था। और आपने सुना होगा कि उस टाइम पे चर्च का ही ज्यादा बोलबाला था। तो जब उन्होंने ये कहा कि जो पृथ्वी केंद्र में नहीं है, मतलब सूर्य केंद्र में है, तो फिर इवन चर्च के लोगों ने उन्हें गिरफ्तार वगैरह करने के लिए अपने सैनिक तक भेज दिए थे कि तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, है ना। इतना ज्यादा वहां पे इस चीज का अपोजिशन हुआ था। अभी तो हमारे पास बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे हमने मतलब ये चीज प्रूफ हो गई है कि हाँ आपका सन जो है वो सेंटर में, लेकिन उस समय पे ऐसी चीजें नहीं थी। ठीक है, तो मतलब बहुत काफी मतलब सालों तक ऐसा ही पहले के लोग समझते थे कि पृथ्वी ही आपकी केंद्र में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following theories is not related to the formation of the universe? अब यूनिवर्स की फॉर्मेशन की बात करें तो आपकी बिग बैंग थ्योरी तो आपने देख लिया, जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है ये बिग बैंग थ्योरी है। इसके अलावा एक स्थिर अवस्था सिद्धांत है जो ये कहता है कि ब्रह्मांड में ना तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना एक्सपेंशन हो रहा है, ना तो संकुचन हो रहा है ना उसका प्रसार हो रहा है। ठीक है, तो ये भी उसी से रिलेटेड है, स्थिर अवस्था भी। और जो आपकी स्पंदन सिद्धांत है, पल्सेटिंग थ्योरी, वो क्या कहती है कि इसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और फिर एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक, तो ये तीनों आपकी रिलेटेड है किससे? बिग बैंग मतलब ब्रह्मांड के निर्माण से।
लेकिन जो नेबुलर परिकल्पना है ये आपकी नेबुलर हाइपोथेसिस जो है ये आपकी प्लैनेट्स के फॉर्मेशन से रिलेटेड है। ठीक, किसी क्वेश्चन में आया, किसी एग्जाम में क्वेश्चन भी आया, यह प्लैनेट के निर्माण से जुड़ी है, कौन सी नेबुलर हाइपोथेसिस। अब देखिए, द मेजर कंपोनेंट ऑफ मोस्ट स्टार्स इंक्लूडिंग द सन इज, अगर आप सन की बात करें तो आपको उसमें 70 या किसी भी स्टार की बात करें तो 70 से 75% जिसका कंपोजिशन है वो क्या होता है, हाइड्रोजन का। फिर सेकंड नंबर पे अगर आप देखें तो हीलियम का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। और यही हाइड्रोजन है जब हीलियम में फ्यूज होता है तो फिर क्या करता है, आपकी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। अगर आप इंडिया में बात करें कि जो आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो जिस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है वो न्यूक्लियर फिजन है, जिससे ऊर्जा रिलीज होती है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन के कंपैरेटिवली कम मात्रा में रिलीज होती है। और न्यूक्लियर फ्यूजन जो एक्टिविटी आपके सन में हो रही है, सूर्य में हो रही है, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट करके एनर्जी रिलीज कर रहा है, ये इस प्रोसेस में आपकी ऊर्जा क्या होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होती है। और अगर आप चाइना की बात करें तो चाइना आर्टिफिशियल सन बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे वो न्यूक्लियर फ्यूजन वाली ही टेक्नोलॉजी को क्या कर रहा है, अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एस्टेरॉइड्स इज आर करेक्ट। अब अगर हम एस्टेरॉइड की बात करें तो आपका ये वाला क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन था तो मैंने लिया नहीं है पीवाईक्यूज में कि आपके प्लैनेट्स को अरेंज करने के लिए आया है, तो बस आप उसको एक बार सुन लीजिए। जैसे हम यहाँ पे सन की बात करें तो हम वो बचपन में पढ़ते थे ना, माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस या नूडल्स। ठीक, माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स, इसमें एम से क्या था आपका, मर्क्यूरी था। मर्क्यूरी पे आपका क्वेश्चन आया है कि मर्क्यूरी आपका सन की बहुत ज्यादा क्लोज है, सबसे पास सन के कौन है, मर्क्यूरी प्लेनेट है। और ये 2020 का ही क्वेश्चन है, बहुत पुराना नहीं है। ठीक, मर्क्यूरी आपका सन के बहुत ज्यादा क्लोज है, इसके बावजूद भी मर्क्यूरी आपका हॉटेस्ट प्लेनेट क्यों नहीं है। तो ये हम जो अर्थ वाला आप सेकंड टॉपिक देखे है ना, उसमें मैंने सोलर सिस्टम से रिलेटेड भी जो भी अलग अलग प्लैनेट्स है उसके बारे में जो स्पेसिफिक फैक्ट है उस पे क्वेश्चन बनाया, तो वहां पे आपको मैं ये वाली चीज एक्सप्लेन करूंगी। ऐसे अगर अभी जानना है तो आप देखेंगे जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस होती है वो क्या करती है, एनर्जी को ट्रैप करती है। ठीक, मतलब हीट को ट्रैप करती है और फिर एटमॉस्फेयर को क्या करती है, गर्म करती है। तो मर्क्यूरी की अगर बात करें तो मर्क्यूरी आपका बहुत छोटा प्लेनेट है, इस वजह से उसकी ग्रेविटी बहुत कम है। और वहां पे वो क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर है आपका, जैसे मान लीजिए ये मर्क्यूरी का सरफेस है, ठीक है, अब इसकी ग्रेविटी, इसकी बहुत वीक ग्रेविटी है साइज कम होने की वजह से। तो जो ये एटमॉस्फेयर है आपका, एटमॉस्फेयर आपका जो होल्ड करके, अगर अर्थ में आप देखेंगे, अर्थ में आपको एक थिक एटमॉस्फेयर देखने के लिए मिल रहा है, एक थिक आपको वायुमंडल देखने के लिए मिल रहा है, तो अगर उसको कोई चीज होल्ड कर रही है तो अर्थ का वो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये चीज आपके मर्क्यूरी में एब्सेंट है। तो ये रीजन है कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर ही आपका नहीं है, वायुमंडल ही नहीं है। तो वो जो गर्मी आएगी भी तो उसको ट्रैप करने के लिए भी तो कोई गैसेस होनी चाहिए ना, तभी तो एटमॉस्फेयर आपका गर्म रहेगा। जैसे अगर आप सरफेस की प्लेनेट की बात करें तो आपका जो प्लेनेट है, जैसे अर्थ की बात करें तो इस सन की हीट से, इंसोलेशन से जितना इसमें अर्थ आपका गर्म हो रही है, उससे ज्यादा जब सन का अर्थ जो है हीट को जब रेडिएट करती है तब उससे ज्यादा आपका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का बढ़ता है। मतलब इंसोलेशन से जितनी अर्थ हीट हो रही है उससे ज्यादा वो रेडिएशन की वजह से होती है हीट, है ना। और रेडिएशन की वजह से अगर हीट हो रही है मतलब रीजन क्या है, एटमॉस्फेयर में गैसेस है, वो गैसेस क्या कर रही है, हीट को ट्रैप कर रही है और टेम्परेचर को बढ़ा रही है। लेकिन मर्क्यूरी में वीक ग्रेविटी की वजह से, कम गुरुत्व की वजह से क्या है, एटमॉस्फेयर को होल्ड करके नहीं रख पाता। और अगर वीनस की बात करें तो वीनस आपका हॉटेस्ट प्लेनेट क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पे आपके कार्बन डाइऑक्साइड का थिक एटमॉस्फेरिक कवर देखने के लिए मिलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस गैस है जो कि क्या करती है, जो आपकी हीट रेडिएट हो रही है उसको ट्रैप करके रख लेती है। इस वजह से आपका मर्क्यूरी नहीं बल्कि वीनस आपका क्या बनता है, जो सबसे गर्म प्लेनेट बनता है। मर्क्यूरी मतलब कि बुध और वीनस मतलब कि शुक्र। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आया था। फिर इसके बाद देखिए अर्थ है पृथ्वी, फिर ये मार्स, एम से मंगल, फिर जुपिटर यानी बृहस्पति, एस से सैटर्न यानी कि शनि, यू से यूरेनस यानी कि अरुण, और एन से नेपच्यून यानी कि वरुण। तो आप जैसे एस्टेरॉइड बेल्ट की बात करें तो मार्स और जुपिटर के बीच में
आपको कुछ रॉकी सरफेस, रॉकी बॉडीज देखने के लिए मिलती हैं मार्स और जुपिटर के बीच में, जिन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। एक बेल्ट आप नेपच्यून के आगे भी पढ़ेंगे जिसको हम कुइपर बेल्ट बोलते हैं, कुइपर पेटी। तो दो बेल्ट ध्यान रखते हैं, एक मार्स और जुपिटर के बीच में और दूसरा नेपच्यून के आगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एस्टेरॉइड्स आर करेक्ट, दे आर मेनली फाउंड बियॉन्ड नेपच्यून, नहीं, नेपच्यून के बियॉन्ड आपको कुइपर बेल्ट देखने के लिए मिलता है। दे आर लार्जर देन कॉमेट्स, देख लेते हैं, उसको होल्ड पे रखते हैं। मोस्ट आर, जैसे देखिए किसी में अगर कंफ्यूजन है उसको होल्ड में रखिए, हो सकता है ये सही हो गलत हो, लेकिन बेसिकली जो आप चीज पढ़े हैं उसके बारे में अगर वैसा ऑप्शन दे रहा है तो फिर आप उसी को टिक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पेटी में होते हैं। मोस्ट आर लोकेटेड इन द एस्टेरॉइड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। तो आपका थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर बोल रहे हैं दे हैव एटमॉस्फेयर, ये भी गलत है, और दे आर लार्जर देन कॉमेट्स, ये भी आपका गलत है। कुछ कुछ एक आध हो सकते हैं जो कि कॉमेट से आपके बड़े हो सकते हैं, बाकी ऐसे उससे थोड़े से छोटे ही होते हैं। एस्टेरॉइड आपके हैं क्या, जैसे आप सोलर सिस्टम देखते हैं, उसमें आपका सन है, फिर इसके बाद उसी से निकल निकल के आपके प्लैनेट्स बने, फिर प्लैनेट्स के अलावा कुछ और जो रॉकी बॉडीज हैं जो बहुत बड़े साइज की हैं, उन्हीं को हम एस्टेरॉइड बोल रहे हैं। फिर वही जो रॉकी आपके पिंड है, मतलब रॉक के आपके पिंड है, वही अगर जो थोड़े छोटे हैं उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, मीटियोराइट बोल रहे हैं। मीटियोराइट यानी कि उल्का पिंड, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है तो वो भी आगे देखते हैं। फिर देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन बातों पर गौर करें। अ मीटियोराइट इज अ स्मॉल रॉकी और मेटेलिक बॉडी मूविंग थ्रू स्पेस। एक उल्का पिंड एक छोटी चट्टान या धातु का पिंड होता है जो अंतरिक्ष में घूमता है, बिल्कुल सही, अभी बताई थी मैं। जब व्हेन अ मीटियोराइट, अब देखिए ये पढ़ने से पहले मैं एक चीज बता देती हूँ, जब मीटियोराइट आपका आपकी मतलब स्पेस में है तो उसको हम मीटियोराइड बोल रहे हैं, RIDE। हिंदी में स्कूल का पिंड ही बोलते हैं, लेकिन हो सकता है कि अलग अलग डिफरेंस पूछे तो वहां पे इंग्लिश में लिख दे। मीटियोराइट बोलते हैं वही मीटियोराइट जब आपका अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से क्या होता है, जलने लगता है, और जिसको आप देख के बोलते हैं कि टूटता तारा, और फिर आप विश मांगने लगते हैं कि अरे हमारी विश पूरी हो जाएगी, विश पूरी हो जाएगी। हो सकता है किसी किसी की होती हो, लेकिन उसके पीछे साइंस क्या है, कोई साइंस नहीं है, वो आपकी विश कैसे पूरी करेगा। मीटियोराइट आपका जब एटमॉस्फेयर में एंटर करता है और जब वो बर्न होने लगता है उसको हम मीटियोर बोल रहे हैं, है ना। फिर जिसको आप यही टूटता तारा कहते हैं। फिर इस वक्त कुछ कुछ आपके मीटियोराइट होते हैं जो कि अर्थ वाला जो फ्रिक्शन वाला एटमॉस्फेयर है उसको सरवाइव करके अर्थ में आके आपके स्टक करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मीटियोराइट बोलते हैं, है ना, कहीं पे लिखा होगा, इसको हम मीटियोराइट बोलते हैं। हिंदी में मैं कितना भी देखिए हर जगह उल्का पिंड ही लिखा है, पर फिर भी आप तीनों का डिफरेंस समझने की कोशिश करिए, तीनों में डिफरेंस है। मीटियोराइट जो बिल्कुल स्पेस में है, मीटियोर जो घर्षण की वजह से जल रहे हैं जिसको आप टूटता तारा कहते हैं, फिर सबसे नीचे मीटियोराइट, ठीक है, RIT। तो आपकी जो PYQ आप देखेंगे तो लोनार लेक पे क्वेश्चन आया है कि लोनार लेक कहाँ है, मैच द फॉलोइंग में आया था कि बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में है ना। आप अभी तक क्या पढ़ते थे कि लोनार लेक कहाँ है, महाराष्ट्र में, लेकिन क्वेश्चन में बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट अलग से लिख के आया था। तो बुल्धाना मतलब आपको सिर्फ स्टेट नहीं, थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है उसके डिस्ट्रिक्ट भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो जो आपकी लोनार लेक बनी है बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र की, वो मीटियोराइट के ही इम्पैक्ट से बनी है। एक मीटियोराइट गिरा था और वहां पे आपकी वो लोनार लेक का फॉर्मेशन हुआ है। और ये जो लोनार लेक है आपकी, ये आपकी जियो हेरिटेज साइट है। जियो हेरिटेज साइट वो होती है जो आपके पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझने में मदद करती है, और कहा जाता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सब क्या है, एक ही तरह की सिमिलर टाइप की एक्टिविटी से, सिमिलर तरह के रॉक से मिलकर बने हुए हैं। तो जब मीटियोराइट आपका गिर रहा है पृथ्वी पे तो वहां से हमको बहुत एक बड़ा सोर्स मिल जाता है ना, जहां से हम जान सके कि हाँ मीटियोराइट का कंपोजिशन क्या है, तो हमको अर्थ की हिस्ट्री को समझने में भी हेल्प करता है। और ये जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट के नाम से ही क्वेश्चन आया हुआ था, आगे देखिएगा इसमें मैंने लिया है वो क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए पहला हमने सही कर लिया था, दूसरा देखिए जब कोई उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में घुसता है और जलता है उसे उल्का पिंड, यहाँ पे देखिए उसको वो सेम ही ट्रांसलेट कर रहा है, हिंदी में मैंने देखा है तो यही लिखा है, लेकिन ये दोनों चीजें अलग अलग है, इंग्लिश में अलग नाम है, तो आप बस जान के रखिए
अगर आएगा भी तो यहाँ पे मे बी इसी को आपकी देवनागरी लिपि में ही लिख के दे दे, ठीक। When a meteorite enters Earth atmosphere and burns, it is called meteor. If a meteor survives the atmosphere and lands on Earth, it is called a meteorite. ठीक, और इसके उससे कौन सी लेक आपकी बनी है? लुनार लेक, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉमेट्स। कॉमेट्स यानी आपके धूमकेतु, मतलब इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर, पीछे इस तरह से ये ऐसी लाइट सी दिखती है। देखिए क्या लिखा है, कॉमेट्स आर कंपोज्ड मेनली ऑफ आइस, डस्ट एंड रॉकी मटेरियल ऑफन कॉल्ड डर्टी स्नोबॉल्स। बिल्कुल सही। द कॉमेट सेल ऑलवेज पॉइंट्स अवे फ्रॉम द सन, ये भी सही है। अब क्योंकि प्लेनेट के बारे में आ गया है, तो जो आपके यूनिवर्स में और भी उसके कुछ बॉडीज हैं, एस्टेरॉइड हो गया, मेटेरॉइड हो गया, कॉमेट हो गया, बस एक बार आप जान के रखिए, ठीक है। ये हमेशा इसकी जो पूछ होती है ना, ये सन का सोलर विंड जिस तरफ से आ रही है, मान लीजिए सन यहाँ पे है और सोलर विंड इस तरफ से आ रही है, तो क्या करेंगे, इसको पीछे धकेल देंगे ना, तो इसकी पूछ हमेशा क्या होती है? द कॉमेट सेल ऑलवेज पॉइंट्स अवे फ्रॉम द सन, मतलब वो जिस तरफ से आ रही है उसके दूसरे डायरेक्शन में रहेगी, यही बता रहा है। द सोर्स रीजन्स ऑफ मोस्ट कॉमेट्स आर द कुइपर बेल्ट। जो कुइपर बेल्ट हम देखे थे, जो नेपच्यून के आगे था, वरुण के आगे था, वहां से आपका कॉमेट्स का क्या होता है? सोर्स रीजन होता है। मान लीजिए इसके बारे में कुछ और क्वेश्चन है, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाए, तो आप थोड़ा बहुत पढ़े, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि बिल्कुल ही आप ब्लैंक हो जाएंगे। इसीलिए ये एक एक चीज जो की पॉइंट है वो मैंने यूनिवर्स की लेने की कोशिश की है कि आपको एक हल्का फुल्का सा आइडिया लग जाए। बाकी आप ये सब वीडियोस आपके व्यापम वगैरह के एग्जाम में भी काम आएंगे, उसमें तो आप यूनिवर्स वगैरह के बारे में उसमें क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें आपका? ये सारे तीनों के तीनों आपके सही हैं, तो डी 1, 2 एंड 3। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे अलग से दिया नहीं है, आपको बस कॉमेट के बारे में जानना है कि कॉमेट क्या होता है। इसकी पूंछ आपकी इस तरफ होती है, और जो पूंछ है आपकी, ये आपकी मतलब जैसे आइस से बनी हुई है, तो क्या होती है, सोलर विंड की वजह से क्या होता है इसमें, ये सब्लिमेट हो जाती है। सब्लिमेट मतलब ऊर्ध्वपातन। जैसे आपका कपूर है, कपूर में ऊर्ध्वपातन होता है ना, कपूर ठोस है और आप उसको जलाते हैं तो वो सीधे किसमें, भाप में कन्वर्ट होता है। वैसे ही समझ लीजिए जो आइस है कॉमेट की, ये सोलर विंड की वजह से इसमें क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है, सब्लिमेशन होता है। तो आइस किसमें, मतलब वो सोलर विंड के साथ मिक्स होकर फिर वो हीट जैसी दिखती है, इस वजह से धूमकेतु मतलब इसकी जो पूंछ होती है ये आपको चमकती हुई दिखाई देती है, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन उसी पे है कि द ब्राइट कोमा ऑफ अ कॉमेट बिकम्स विजिबल व्हेन द कॉमेट एंटर्स अर्थ एटमॉस्फेयर, द कॉमेट इज फार फ्रॉम द सन, the comet approaches the sun and its ice sublimates, the comet collide with an asteroid। अभी मैंने बताया कि जब वो सन को अप्रोच करता है तो सन की हीट की वजह से उसकी जो बर्फ है वो सब्लिमेट हो जाती है, इसकी वजह से इसकी आपको ब्राइट, जो कॉमेट की पूंछ है उसको ब्राइट कोमा कहते हैं, ठीक है। कॉमेट की पूंछ को ब्राइट कोमा कहते हैं, चमकीला कोमा कहते हैं। और वो चमकीला कोमा क्यों बनता है, जब कॉमेट अप्रोच करता है सन की तरफ तो आइस के सब्लिमेट होने से, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ स्टेलर इवोल्यूशन ऑफ अ स्टार लाइक अ सन। अब देखिए जैसे हम ह्यूमंस है, हमारी एक लाइफ है, हम पैदा होते हैं, फिर हम लगभग 80-90 साल में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा भी अगर जिए तो हमारी डेथ हो जाती है। लेकिन उसी तरह से अगर हम तारों की, स्टार की बात करें, तो स्टार की लाइफ आपकी करोड़ों सालों की होती है, ठीक है। तो वही स्टार की लाइफ के कुछ स्टेजेस हैं, जैसे हमारी एक युवावस्था होती है, फिर एक मिडिल एज आती है, फिर उसके बाद हम ओल्ड एज में जाते हैं। उसी तरह से स्टार की भी एज का एक सीक्वेंस होता है, तो वही हमको देखना है। स्टार्टिंग में देखिए आपका जो स्टार है वो नेबुला यानी कि निहारिका के फॉर्म में होता है। नेबुला या निहारिका इसको बोलते हैं, मतलब जब आपका बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ था, तो जो भी आपके रॉक डस्ट पार्टिकल जो एक्सप्लोड होके बिखरे थे यूनिवर्स में, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे आपके क्या करते हैं, मतलब ये जो आपका नेबुला है क्या है, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस है, इस तरह से इकट्ठे होने लगते हैं। ये नेबुला की बात कर रही हूं मैं। फिर इसके बाद आपका प्रोटो स्टार बनता है। प्रोटो मतलब होता है प्रारंभिक, यानी कि
प्रारंभिक तारा आपका बनता है, प्रारंभिक तारा। अब ये जो प्रारंभिक तारा है, इसका देखिए, अगर इसका मास यानी कि इसका जो द्रव्यमान है, अगर सन के मास का 1.4 गुना है, 1.4 टाइम द मास ऑफ सन, मास ऑफ सन, तो इसकी लाइफ अलग होगी। और अगर उससे ज्यादा है तो इसकी लाइफ आपकी क्या होगी, अलग होगी। अगर प्रारंभिक जो आपका तारा है उसका मास सन के द्रव्यमान का 1.4 गुना है, तो फिर ये प्रारंभिक तारा किसमें कन्वर्ट होगा, रेड जाइंट में। ठीक है, और रेड जाइंट आपका कन्वर्ट होगा आगे चल के, मतलब ये आपकी स्टेजेस हैं, आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जानना है, लेकिन कभी अगर ये चीजें करंट वगैरह में बहुत ज्यादा होती है, अगर पूछ ले तो आपको मेन सीक्वेंस अभी पता होना चाहिए। इनिशियल लेवल पे अगर इस तरह के टॉपिक से क्वेश्चन उठते हैं तो बिल्कुल सरफेस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अगर मान लीजिए एक आध बार कहीं आ गया तो फिर हम उसके डिटेल में जाएंगे। रेड जाइंट स्टेज आपकी वही जो आपके सन मतलब स्टार में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का जब फ्यूजन होगा तो हीलियम बनेगा, तो फिर वो जो आपको रेड कलर देखने के लिए मिलता है उसकी वजह से आपका रेड जाइंट बनता है। फिर वही रेड जाइंट, ये जो रेड जाइंट स्टेज है, यहाँ तक में आपका जो स्टार है ना, वो आपकी 80-90% जो आपकी लाइफ है वो यहीं तक जीता है। फिर रेड जाइंट स्टेज के बाद आपका स्टार क्या होता है, मरने लगता है। तो जब इसकी सारी इसका जो फ्यूल है जब ये खत्म हो जाएगा, तब जो ये नेक्स्ट स्टेज में जाएगा वो आपका क्या होगा, प्लेनेटरी नेबुला। इसमें जो स्टार जैसे ठंडा हो रहा है तो उससे जो गैसेस निकलती रहती हैं, उस तरह का ये एक चमकीला सा स्ट्रक्चर आपको दिखता है। फिर इसके बाद यही आपका प्लेनेटरी नेबुला है जो ये न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक छोटा सा पॉइंट होगा जो ग्रेविटी की वजह से बिल्कुल एक छोटे से फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें कि जो सन की मास से 1.4 गुने से ज्यादा है, तो यहाँ पे रेड जाइंट की जगह रेड सुपर जाइंट बनेगा। रेड सुपर जाइंट क्यों, क्योंकि रेड जाइंट की बात करें तो ये हाइड्रोजन के फ्यूजन से बन रहा है, लेकिन रेड जाइंट वाली जो स्टेज होती है यहाँ पर जो आपकी बड़ी एटॉमिक नंबर वाले आपके एलिमेंट्स हैं, जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इनका फ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो लाल दाना है वो लाल महादाना कहलाएगा, क्योंकि वो ज्यादा बड़ा और ज्यादा चमकीला होगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी जो स्टेज आती है वो सुपरनोवा वाली आती है। मतलब ये जब रेड जाइंट स्टेज के बाद यहाँ पे क्या होता है, एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसको सुपरनोवा स्टेज कहते हैं। फिर इसके बाद एक लास्ट स्टेज आती है जिसमें या तो आपका ये जो तारा है ये व्हाइट डॉर्फ में कन्वर्ट होगा या फिर ब्लैक होल में। ठीक है, व्हाइट डॉर्फ में या फिर ब्लैक होल में। मतलब लास्ट में देखिए इतना बड़ा जो आपका तारा है वो जाके एक छोटे छोटे से पॉइंट में कन्वर्ज हो रहा है। ठीक है, आपका जो ब्लैक होल है इसके बारे में आप सुने होंगे, जिसको कृष्ण छिद्र कहते हैं। इसकी डेंसिटी आपकी बहुत ज्यादा क्या होती है, इंटेंस होती है। मतलब यहाँ से आपकी लाइट भी क्या करती है, स्केप नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत हम स्टेलर इवोल्यूशन को एक बार समझ लिए। बस थोड़ा सा यहाँ पे माफ कीजिएगा, एक छोटी सी गलती हो गई है। यहाँ पे ये आपका न्यूट्रॉन स्टार नहीं, न्यूट्रॉन स्टार आपका यहाँ पे बनेगा। मतलब व्हाइट डॉर्फ आपका ऊपर फर्स्ट वाले स्टेज में बनेगा और न्यूट्रॉन स्टार नीचे। व्हाइट डॉर्फ ऊपर और न्यूट्रॉन स्टार नीचे। न्यूट्रॉन तारा जिसको कहते हैं, इसमें सिर्फ न्यूट्रॉन्स रह जाते हैं तो ये न्यूट्रॉन तारा कहला रहा है। ठीक, ये आपको बस अभी बाकी चीजें समझिए नहीं समझिए, एक बस सीक्वेंस एक बार आप देख के जाइएगा। ठीक है, सीक्वेंस आपके बहुत काम का है। और इसके अलावा अगर मैं मान लीजिए सीक्वेंस से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आए, तो अगर पूछा जाए कि सन का फ्यूचर क्या है, सन का भविष्य क्या है, तो क्या होगा। सन आपका यहाँ पे देखिए प्रोटोस्टार के बाद ये जो इनिशियल वाला फर्स्ट वाली जो रो जा रही है, सन आपका यहाँ पे है। मतलब सन और उससे 1.4 गुना जिनका मास है वो वाले जो तारे हैं वो इस लाइफ को फॉलो करेंगे। तो सन का भविष्य क्या होगा, व्हाइट डॉर्फ होगा कि न्यूट्रॉन स्टार होगा कि ब्लैक होल होगा, बताइए कमेंट सेक्शन में करके बताइए। सीधा सीधा आपको आंसर दिख रहा है कि सन का फ्यूचर क्या होगा, व्हाइट डॉर्फ बनेगा कि न्यूट्रॉन तारा बनेगा कि कृष्ण छिद्र बनेगा। ठीक, कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन क्योंकि यूनिवर्स आपको थोड़ा बहुत समझना है और वो टॉपिक में है, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आगे तो आपकी वैसे वाले क्वेश्चन हैं जहां आपको जैसे क्वेश्चन अभी तक देखने मिल रहा है, मेजोरिटी ऑफ द वो दिखेंगे, तो ये टॉपिक में भी बोरिंग लग सकता है। पर एक बार बता रही हूँ तो एक बार देख के इसको फिनिश कर दीजिए। अगर ज्यादा ही बोरिंग लग रहा है तो स्पीड बढ़ा लीजिए, पर एक बार देख जरूर लीजिए। कुछ भी आपके
नुकसान की चीज यहाँ पे नहीं है, कुछ आपको जानने ही मिलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन जो था, किसी तारे का आखिरी भाग मुख्य रूप से क्या तय करता है? अभी हमने देखा है उसका इनिशियल मास, आरंभिक उसका जो द्रव्यमान होगा वही डिसाइड करेगा कि वो व्हाइट डार्क बनेगा, कि न्यूट्रॉन तारा बनेगा, कि ब्लैक होल बनेगा। ठीक, तो उसका प्रारंभिक द्रव्यमान। आगे बढ़ते हैं। Which stage of stellar evolution is associated with helium fusion into carbon and oxygen? मैंने क्या बताया था, जो आपकी रेड कौन सी स्टेज होती है जिसमें हीलियम का फ्यूजन होता है कार्बन और ऑक्सीजन में? बताइए। रेड जाइंट स्टेज। ठीक, रेड जाइंट स्टेज में क्या हो रहा है? हीलियम का फ्यूजन हो रहा है, तभी फिर वो उस रेड कलर में हमको दिख रहा है ना। पहले हाइड्रोजन का हीलियम में होगा, फिर जब हीलियम का फ्यूजन फिर किस में होगा? कार्बन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 15 क्वेश्चन आपके यूनिवर्स से हो गए। इसके बाद अब आगे की जो आपकी 15 क्वेश्चन है, ये जो आपकी PYQs में क्वेश्चन आया है वहां से मैंने लिया है, और मैं शुरू से ले रही हूँ। तो सबसे पहले इनिशियल लेवल पे अगर आप देखेंगे तो आपको फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, जहां से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, वही है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से शायद आपको इंटरेस्ट आए, लेकिन इसके पहले वाला भी देख लीजिएगा, वो आपकी जनरल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। देखिए, इन द स्कीम ऑफ द फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया बाय एसपी चटर्जी, इन विच सब डिवीजन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू इज द महानदी बेसिन इंक्लूडेड। अब ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया है। देखिए पेनिनसुलर प्लेटू की बात कर रहा है ये। पेनिनसुलर प्लेटू मतलब ये वाला एरिया आपका, ये आपके इधर वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। इसमें बोल रहा है नॉर्दर्न दक्कन प्लेटू। दक्कन प्लेटू आपका सिर्फ गुजरात महाराष्ट्र वाला एरिया है, जो ये आपका दक्कन प्लेटू है। ठीक है, दक्कन प्लेटू मेनली आपका बसाल्ट रॉक और बसाल्ट रॉक से बनने वाली ब्लैक सॉइल के लिए फेमस है, जहां पे आपकी ग्राउंड नट हो गया, सोयाबीन हो गई, और इसके अलावा शुगर केन, कॉटन, इसकी कल्टीवेशन के लिए ये वाला रीजन फेमस है। कॉटन के कल्टीवेशन में बात करेंगे तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, और ग्राउंड नट पे मूंगफली में बात करेंगे तो पहले नंबर पे गुजरात है, दूसरे नंबर पे आपका राजस्थान है। पर ये डेटा कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो ये आपका ब्लैक सॉइल वाला रीजन है। दूसरा देखिए लिखा है सदर्न डेक्कन प्लेटू, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि महानदी बेसिन। अब महानदी बेसिन कहाँ पे आएगा? देखिए ये आपका जो ये वाला एरिया यहाँ पे आएगा, महानदी बेसिन आपका यहाँ पे आएगा। तो अभी देखिए बताइए, और ये आपकी ईस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स हैं। और जो महानदी बेसिन है, मतलब अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ प्लेटू में आता है कि पहाड़ों में आता है? हमारा तो मेजोरिटी वाला हिस्सा प्लेटू में आता है ना। तो यहाँ से आप इन दोनों को तो आसानी से एलिमिनेट कर देंगे, ईस्टर्न घाट्स को भी एलिमिनेट कर देंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ईस्टर्न प्लेटू, यानी कि पूर्वी पठार। तो सीधा सीधा क्वेश्चन देखने से नहीं समझ में आता है, लेकिन अगर आपने डिटेल में पेनिनसुलर प्लेटू को, प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ा है, तो फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा। लेकिन आपको हड़बड़ी में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पे ईस्टर्न प्लेटू भी लिखा है और ईस्टर्न घाट भी लिखा है। ठीक है, फिर देखिए कोडई कनाल इज सिचुएटेड इन विच हिल, ये भी क्वेश्चन आपका 2017 में आया है। कोडई कनाल की बात करेंगे तो जैसे आपके ये वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट का ही एक्सटेंशन है आपका तमिलनाडु में पलानी हिल्स में। किसी किसी बुक में आप देखेंगे तो पलानी हिल्स को आपकी ईस्टर्न घाट का एक्सटेंशन मानता है, लेकिन पलानी हिल्स आपकी वेस्टर्न घाट का एक्सटेंशन है। ठीक है, और इसी पलानी हिल्स में आपकी कौन सा हिल स्टेशन सिचुएटेड है? कोडई कनाल। ये एक फेमस हिल स्टेशन है जो कि पलानी हिल्स में है। इसके अलावा यहाँ पे आपको अन्नामलाई दिख रहा होगा। अन्नामलाई क्या है? अन्नामलाई आपकी साउथ इंडिया की या पेनिनसुलर प्लेटू की एक रेंज है, जिसकी आपकी पीक है अनाईमुडी। अनाईमुडी आपकी वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है, जो कि कौन सी हिल का पार्ट है? अन्नामलाई हिल्स का पार्ट है। फिर अगर आप साउथ इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक की बात करें तो आपकी डोड्डा बेटा है, डोड्डा बेटा है, जो कि कौन सी हिल्स का पार्ट है? नीलगिरी हिल्स का पार्ट है। नीलगिरी हिल्स का पार्ट है। अनाईमुडी आपकी केरला में सिचुएटेड है और डोड्डा बेटा तमिलनाडु में। तो अगर केरला की हाईएस्ट पीक है तो हाईएस्ट पीक पूछे तो भी अनाईमलाई लेना है, अनाईमुडी लेना है, जो कि अनाईमलाई हिल्स का पार्ट है। और
अगर आप पूरे वेस्टर्न घाट की बात करें तो भी अनाईमुडी आपकी हाईएस्ट पीक है। और सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है? डोडा बेटा, जो कि नीलगिरी हिल्स का पार्ट है। और ये जो डोडा बेटा पीक है ये आपकी तमिलनाडु के रीजन में पड़ती है। और नीलगिरी अगर आया तो ध्यान रखिएगा, नीलगिरी आपका नॉट बनाता है, जहां पे आपके ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आपस में मिलते हैं। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहाँ पे मिलते हैं, तो कहाँ पे मिलते हैं? नीलगिरी में मिलते हैं, नीलगिरी हिल्स में। ठीक है, इसके अलावा मतलब इसका आंसर तो आपका पल्ली हो जाएगा। फिर देखिए अमरकंटक दिख रहा होगा, अमरकंटक हिल्स आपकी मैकाल रेंज का पार्ट है, जहां से आपकी दो नदियां निकलती हैं। एक आपकी नर्मदा जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और रिफ्ट वैली में भ्रंश घाटी में बहती है, और दूसरी रिवर आपकी सोन जो ऊपर की तरफ बह जाती है। तो अमरकंटक से आपकी दो रिवर्स निकल रही हैं, एक नर्मदा जो वेस्ट में फ्लो कर रही है, और किसके किसके बीच में नर्मदा रिवर आपकी फ्लो कर रही है? यहाँ पे आपकी विंध्यन माउंटेन्स है और यहाँ पे सतपुड़ा माउंटेन है। विंध्यन और सतपुड़ा दोनों ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल है, जिसके बीच में आपकी नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है। फिर सतपुड़ा के थोड़ा नीचे जाएंगे तो महाराष्ट्र में आपको अजंता हिल्स देखने के लिए मिलेगी। अजंता हिल्स भी ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक पर्वतों का एग्जाम्पल है, और इसके बीच में आपकी तापी रिवर फ्लो कर रही है, तापी रिवर। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन से आपको कितनी सारी चीजें यहाँ पे पता चल रही है। विंध्या और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा फ्लो कर रही है, सतपुड़ा और अजंता के बीच में तापी रिवर फ्लो कर रही है। दोनों मेजर क्या है आपकी? वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। इसके अलावा एक और रिवर है आपकी जो विंध्या से निकलती है, माही रिवर। विंध्या से आपकी निकलती है कौन सी? माही रिवर। ये भी आपकी क्या है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। और ये माही रिवर है आपकी जो इक्वेटर को क्या करती है? दो बार कट करती है। इक्वेटर सॉरी, जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कि कर्क रेखा है, कर्क रेखा को इंडिया की इकलौती रिवर है जो क्या करती है? दो बार कट करती है। इसके अलावा और कौन कौन सी इधर की मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर है? एक आपकी लूनी रिवर है जो कि राजस्थान की एक मतलब सबसे मेन इंपॉर्टेंट रिवर मानी जाती है। इसके अलावा आपकी साबरमती है। लूनी साबरमती दोनों कहां से निकल रही है? अरावली रेंज से निकल रही है। फिर आप देखेंगे ये आपको मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर दिख गई। फिर आप अगर साउथ में केरला तरफ आएंगे तो आपको एक मेजर रिवर दिख रही है वेस्ट में, पेरियार। ठीक है, तो ये मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आपको देखती है। इंडिया की बहुत मेजोरिटी ऑफ द रिवर्स ईस्ट में फ्लो करती हैं, पूर्वी ढाल की तरफ बहती है, लेकिन कुछ ही रिवर्स हैं जो वेस्ट में फ्लो करती है और उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जैसे देखिए आपका शिमला है। ठीक है, शिमला भी एक इम्पोर्टेंट हिल स्टेशन है, उसको भी नोट कर लीजिए। शिमला, शिमला आपका धौलाधर रेंज में है। धौलाधर रेंज में पीएससी में 24 या 25 में क्वेश्चन आया है कि इनमें से कौन सी रेंज इंडिया में है, तो उसमें धौलागिरी ऑप्शन में दिया था। तो आपको धौलाधर ध्यान रखते हैं कि धौलाधर जो रेंज है वो आपकी इंडिया में है, और वो रेंज है रेंज मतलब माउंटेन्स की श्रृंखला है। ठीक है, चेन ऑफ माउंटेन है। लेकिन जो धौलागिरी है वो पीक है, और धौलागिरी पीक आपकी कहाँ है? नेपाल में। ठीक है, और ये जो धौलाधर रेंज है आपकी, ये लेसर हिमालय या मध्य हिमालय का पार्ट है। ठीक है, मध्य हिमालय का पार्ट है। जैसे अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय में सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ऊपर में आपको ट्रांस हिमालय देखने के लिए मिलता है। ट्रांस हिमालय की 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस है, काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, फिर इसके बाद जास्कर। लद्दाख और जास्कर के बीच में अगर आप देखेंगे तो आपकी इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी? इंडस फ्लो करती है। और ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन टिथस सी जो आपका बना था, टिथस सी के सेडिमेंट के फोल्ड होने की वजह से बना है, इसलिए हम ट्रांस हिमालय को हिमालय की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। मतलब ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन अलग हुआ है और बहुत पहले हुआ है हिमालय से। फिर जब आपकी जैसे जो आपकी इंडियन प्लेट थी और यूरोपियन प्लेट थी, ये दोनों प्लेट्स आपस में मूव कर रही थी, तो टिथस सी के फोल्ड होने से ट्रांस हिमालय बना। अब ये दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स क्या है? बिल्कुल नजदीक आ गई हैं, और टिथस सी का सेडिमेंट पूरा फोल्ड हो चुका है, तो भी ये प्लेट्स क्या कर रही हैं? एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। तो इनके मूव करने की वजह से आपका जो आपका माउंटेन चेन जो आपकी बनती है वो आपका हिमालय है। एक पीरियड में हिमालय का ग्रेट हिमालय वाला पार्ट बनता है। अगर KLZ की बात आगे बढ़ाऊं तो ये ग्रेट हिमालय को हम हिमाद्री भी कहते हैं। ठीक है, हिमाद्री भी कहते हैं। फिर हिमाद्री के बाद आपका जो लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय जिसकी बात कर रहे हैं, फिर लेसर हिमालय के बाद आपका क्या आता है? शिवालिक आता है। ठीक है, शिवालिक जो है आपकी हिमालय की
सबसे बाह्य पर्वत श्रेणी है। ये शिवालिक पे भी क्वेश्चन आया है कि विच इज द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय, तो शिवालिक को आप आउटर मोस्ट रेंज लेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर ऐसे आपको सीक्वेंस ध्यान करना है तो काराकोरम का KLZ ध्यान कर लीजिएगा, मतलब सॉरी ट्रांस हिमालय का। और जैसे अल्फाबेट्स की लेटर्स हैं ABCDFGHIJ KL, के के बाद L आता है तो काराकोरम के बाद लद्दाख आएगा, और Z सबसे लास्ट में आता है तो Z से जास्कर रहेगा। फिर देखिए आपके इसके बाद जैसे ग्रेट हिमालय के बाद लेसर हिमालय, लेसर हिमालय के बाद आपका शिवालिक, लेकिन इसके अलावा भी इसकी कुछ इंटरनल रेंजेस है। उसका एक आपका निमोनिक है PDS। P से आपकी पीर पंजाल रेंज, D से आपकी धौलाधर रेंज, और S से आपका शिवालिक। ठीक, तो शिवालिक तो आपका आउटर मोस्ट है और ग्रेट हिमालय हो गया। बाकी जो पीर पंजाल और धौलाधर आप देख रहे हैं ये आपके लेसर हिमालय या मध्य हिमालय में आते हैं, जिसको हिमाचल या उत्तरांचल हिमालय भी कहते हैं। ठीक है ना, तो देखिए एक क्वेश्चन से आपको कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। अब जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको में भी ये चीज बहुत ज्यादा लग रही होगी कि कितने सारे फैक्ट्स एक बार आ गए, पर जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पहले पढ़ा है उनके लिए रिवीजन की तरह वर्क करेगा ना, और कम टाइम में देखिए कितना सारा आपका रिवीजन हो रहा है। इसके अलावा आगे आपका ग्लेशियर पे भी क्वेश्चन है, तो जब ग्लेशियर वाला क्वेश्चन आएगा तो फिर मैं बाकी के जो ग्लेशियर्स हैं वो आपको रिवाइज करवा दूंगी। मतलब देखिए कहने का ये है कि हम इसी तरह से इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे। ये सिर्फ आपकी एक ही क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन के साथ जितनी ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मैं दे सकती हूँ उतनी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल रीजन्स इज द ओल्डेस्ट इन द कंट्री, कितना इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले जैसे आपका ये था पेंजिया था, पेंजिया, इसके बाजू में आपका ओशन कौन सा, पेंथालासा। फिर इसके बाद ये आपका ब्रेक हुआ किसमें, लॉरेशिया में, और फिर नीचे गोंडवाना लैंड में। तो यही जो गोंडवाना लैंड है इसी का पार्ट था आपका पेनिनसुलर प्लेटू। तो सबसे पहले तो आपका वही बना है। ठीक, बाकी अगर आप कहा गया इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू, ऑप्शन सी। बाकी अगर आप इसकी बात करें, हिमालय की बात करें, तो हिमालय आपके सबसे जो न्यूएस्ट अगर फिजिकल डिवीजन की इंडिया की बात करें तो वो आपकी हिमालय ही है। ठीक है, फिर आपकी जब इंडियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट जब एक दूसरे की तरफ मूव कर रही थी, जैसे ऐसे प्लेट्स मूव कर रही है, तो फिर एक ऐसा डिप्रेशन सा क्रिएट होगा ना, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के बिल्कुल पास जाएगी और फिर थोड़ा बहुत जो क्रस्ट में आपका डिस्ट्रक्शन होगा, तो वो ऐसा जा रहा था, लेकिन ऐसा होगा, बिल्कुल सबडक्शन नहीं होता है जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो प्लेट्स आपकी जब एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं तो, लेकिन हल्का सा डिप्रेशन क्रिएट होता है। तो डिप्रेशन की वजह से आपकी उत्तर के जो विशाल मैदान बनते हैं वो बनते हैं। ठीक है ना, और ये आपका देखिए कब बना है, प्री कैम्ब्रियन एरा में बना है। जियोलॉजिकल हिस्ट्री वाला भी आपके क्वेश्चन है, उसमें यहाँ से आपको जो जितनी भी एरा वगैरह है, इयॉन क्या है, इपोक क्या है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो कैम्ब्रियन से पहले का जितना भी टाइम है वो प्री कैम्ब्रियन इसको हम कहते हैं। ठीक है, और उसी टाइम पे आपकी ये जो पृथ्वी पठार है उनका निर्माण हुआ था, और ये बहुत पुराना टाइम है। प्री कैम्ब्रियन की बात करें तो अगर अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री पूरी देखें तो 80% जो टाइम है वो आपका प्री कैम्ब्रियन में ही आपके समाहित हो जाता है। आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस इज द मोस्ट रिसेंट वन, इसमें से कौन सी रेंज है, सीधा सीधा आंसर है आपका जो आपके अरावलीज हैं, ये आपके ओल्ड फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल है, और ये लगभग 40 करोड़ साल पहले बने थे। लेकिन हिमालय की बात करें तो ये आपके न्यू फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल है, और ये 5 करोड़ साल के पहले लगभग बने हुए थे। ठीक है, बाकी आप ईस्टर्न घाट्स वगैरह की बात करें, विंध्यन रेंज की बात करें, ये सब आपके ये भी बहुत पुराने हैं। ठीक, ये अरावली की बात करें तो अरावली तो जो वर्ल्ड के सबसे जो आपके ओल्ड माउंटेन्स हैं उसमें अरावली वगैरह की गिनती होती है। आगे बढ़ते हैं। टर्शरी पीरियड में ये बना था, और बाकी ये सब आपकी प्री कैम्ब्रियन युग में बनी थी। आप देखिए चेरापूंजी सिचुएटेड इन, आपने चेरापूंजी को तो नाम सुना होगा कि ये कहाँ है, मेघालय में है, लेकिन स्पेसिफिक क्वेश्चन 2019 में आया है। अगर आपने उसको बिल्कुल ढंग से नहीं पढ़ा है तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ मेघालय में तो गैरो, खासी, जयंतिया 3 हिल्स है, अब चेरापूंजी एग्जैक्टली कहाँ पे सिचुएटेड है। तो देखिए क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गैरो, खासी में से एक हिल को हटा दिया, तो 2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर देंगे। नागा हिल्स आपकी नागालैंड में है, मिकिर हिल्स आपकी कहाँ है, असम में है। इसके अलावा जैसे आप ऐसे हिमालय की बात करें
तो यहाँ पे फिर इस तरह का बेंड आता है, और ये वाला एरिया आपका क्या है, नॉर्थ ईस्ट वाला। तो यहाँ पे आपकी क्या है, दाफला हिल्स है। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो मिश्मी हिल्स है, मिश्मी हिल्स। फिर असम वाले एरिया में यहाँ पे बात करेंगे तो आपकी ये मिकिर हिल्स है, मिकिर हिल्स। फिर यहाँ पे नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में इसका एक्सटेंशन है, आपकी कौन सी हिल्स है, पटकाई बम, पटकाई बम, ठीक है। और यहाँ पे आपकी मिजो हिल्स, मिजो हिल्स में कंफ्यूजन नहीं होगा, मिजो हिल्स आपका मिजोरम में है। फिर यहाँ पे मणिपुर में आपकी मणिपुर हिल्स है और यहीं पे मणिपुर में आपका ब्लू माउंटेन भी यहाँ का फेमस है, ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन एक पीक है, ठीक है। तो आपको मेजर मेजर नॉर्थ ईस्ट की आपको पीक्स रिवाइज हो गई है, क्योंकि यहाँ पे आया था इसलिए बता रही हूँ। तो यहाँ पे जहाँ पे आपका मेघालय है, तो यहाँ पे आपकी 3 पीक्स है, कौन सी, गैरो, खासी, जयंतिया। और ये इसी नाम से है जैसे अपन पढ़ते हैं, GK और Z, मतलब गैरो आपका पहले है, फिर खासी है, फिर आपका क्या है, जयंतिया है। तो यहाँ से आप एक ट्रिक ध्यान रखिएगा कि खासी खास है, जो खासी हिल्स है वो बहुत खास है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका वर्ल्ड का जो सबसे हाईएस्ट रेनफॉल वाला रीजन है चेरापूंजी, वो सिचुएटेड है, ठीक है। तो चेरापूंजी किसमें सिचुएटेड है, खासी हिल्स में, ठीक। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा खासी हिल्स। बाकी और तो इसमें कुछ ऐसा नहीं छूटा है। और इतना ध्यान रखिएगा कि जो आपका जैसे पेनिनसुलर प्लेटू की आप बात करते हैं ना, पेनिनसुलर प्लेटू की, तो ये आपका पेनिनसुलर प्लेटू है, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पे आपकी नॉर्थ ईस्ट में अगर आप बात करेंगे तो जहाँ पे आपका ये मेघालय प्लेटू है, जहाँ पे आपकी तीनों हिल सिचुएटेड है, ये पेनिनसुलर प्लेटू का ही क्या है, एक्सटेंशन है। आप यहाँ पे इसकी नॉर्दर्न मोस्ट बात करें, जैसे पेनिनसुलर प्लेटू के अगर नॉर्थ वेस्ट पोर्शन की बात करें तो इसकी बाउंड्री कौन बना रहा है, अरावली रेंज बना रही है, ठीक है, अरावली रेंज। अगर यहाँ पे बात करें तो झारखंड में आपकी एक रेंज है राजमहल, राजमहल जो आपकी हिल्स है वो पेनिनसुलर प्लेटू की नॉर्थ ईस्ट वाली बाउंड्री, उत्तर पूर्वी सीमा का निर्माण कर रहे हैं। तो राजमहल हिल्स और आपका जो मेघालयन प्लेटू है, इसके ये जो आपका सेपरेट हुआ है, किसके, यहाँ पे आपका एक गैप है, मालदा गैप, ठीक है। बहुत सारी अर्थ के अंदर इंटरनल आपकी मूवमेंट्स होते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है ये क्या हुआ, मेघालयन प्लेटू से सेपरेट हो गया। तो पेनिनसुलर प्लेटू का थोड़ा एक्सटेंशन आपको नॉर्थ ईस्ट के मेघालय में देखने के लिए मिलता है, जो आपका शिलोंग प्लेटू है, और इसी में आपको 3 हिल्स गैरो, खासी, जयंतिया देखने के लिए मिलती है। और राजमहल हिल्स आपके शिलोंग प्लेटू से कौन से गैप के थ्रू सेपरेट हो रहा है, तो मालदा गैप के थ्रू, ठीक है, मालदा गैप की थ्रू ये सेपरेट हो रहा है। और ये आपके एनसीईआरटी में सीधा सीधा मेंशन है, एनसीईआरटी तो आपको बिल्कुल एक भी फैक्ट एनसीईआरटी का नहीं छोड़ना है, ठीक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सबसे वेटेस्ट प्लेस है और लिखा है कहाँ पे है, ये खासी हिल्स में, ठीक है, खासी खास है, ऐसे करके ध्यान रखिएगा। अब देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। जेडी डाना प्रिपेयर्ड अ स्पेशल जियोलॉजिकल टाइम स्केल इन टू इंडिकेट द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट रॉक्स। जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की रॉक्स थी, इसके लिए जेडी डाना ने ही आपका एक जो मैप तैयार किया था वो किया था। तो ये आता है तो नहीं आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर सुने होंगे तो जेडी डाना का नाम आप भूगर्भिक कालक्रम से ही एसोसिएट करके सुनते हैं। तो आपका पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये जरूर ध्यान रखिएगा कि सही और मतलब आपको करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट चीजें पूछ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भूगर्भिक कालक्रम के हिसाब से भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पुराणिक, द्रविडियन और आर्यन पीरियड में बांटा गया है, बिल्कुल सही है, 4 पीरियड में बांटा गया। और जैसे जैसे इनका नाम लिखा है वैसे वैसे इनका फॉर्मेशन का भी सीक्वेंस है। तो सबसे पुरानी आपकी आर्कियन रॉक्स हैं, जिसमें आपकी आर्कियन में आपके 2 डिवीजन है, नीस, सिस्ट, और उसके अलावा दूसरा आप धारवाड़ देखते हैं। धारवाड़ आपकी ओल्डेस्ट, आर्कियन आपकी क्या है, इग्नियस रॉक्स है। मतलब जैसे जो अगर आप क्रस्ट की बात करें इस तरह से, तो ये आपकी भूपर्पटी है। भूपर्पटी में आप नीचे जाएंगे तो आपका फिर जो लेयर शुरू होती है वो आपकी मेंटल है। मतलब ये आपका 0 है, ये मैं अगर बात करूं तो ये अर्थ का सेंटर है। आप नीचे जाएंगे 70 किलोमीटर तक आपको लगभग क्रस्ट देखने के लिए मिलेगी। फिर और नीचे नीचे आप जाएंगे तो 100 से लगभग 300 किलोमीटर की डेप्थ में आपको एक
अर्थ की लेयर देखने के लिए मिलती है जिसका नाम है एस्थेनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल। यहाँ पे आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की प्रेजेंस देखने के लिए मिलती है, जैसे कि आपकी यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। इनकी वजह से ये जो लेयर है आपकी पिघली हुई अवस्था में होती है। और यही एस्थेनोस्फीयर है जो आपके सरफेस में लावा का उद्गम होता है, उसका ये सोर्स बनता है एस्थेनोस्फीयर। अब कोई भी चीज यहाँ पे पिघल रही है, गर्म हो रही है, तो क्या करती है? ऊपर उठने की कोशिश करती है। तो इसकी वजह से ये जो लावा आपका निकल रहा है, और लावा के ठंडे होने से जो आपकी चट्टानें बन रही है, वो कौन सी चट्टानें हैं? आपकी आर्कियन चट्टानें हैं, या फिर मतलब वो आपकी इग्नियस रॉक्स हैं। इग्नियस रॉक्स या आर्कियन चट्टानें। जो आपकी आर्कियन चट्टानें हैं, ये आपकी किसका एग्जाम्पल है? इग्नियस रॉक्स का, यानी कि आग्नेय चट्टानों का एग्जाम्पल है, जो तुरंत आपकी लावा के ठंडा होने से जिनका निर्माण हुआ है। तो बताइए, क्या आर्कियन चट्टानों में आपको जीवाश्म देखने के लिए मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो आपकी आर्कियन चट्टानें हैं, जब ये क्या करती हैं, अर्थ के अंदर तो टेम्परेचर ज्यादा है, तो पिघली हुई अवस्था में है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगी, तो जब हम सरफेस में आ जाते हैं अर्थ के, तो सरफेस में तो आपको तुरंत टेम्परेचर का डिप देखने के लिए मिलेगा ना। तो क्या करेगी वो? आपकी धीरे धीरे क्या होने लगेगी? ठंडी होने लगेगी। तो जो आपकी आर्कियन चट्टानें हैं, इसमें आपको क्रिस्टल्स भी दिखाई देते हैं। ठीक। इसके अलावा फिर अगर आप बात करें तो आर्कियन रॉक्स ही हैं आपकी, जैसे मान लीजिए ऐसी। ठीक है। अब ये आर्कियन रॉक्स में टेम्परेचर की कुछ एक्टिविटी हो रही है, सनलाइट की वजह से, वाटर की एक्टिविटी हो रही है, रेनफॉल की वजह से। तो ये आर्कियन चट्टानें आपकी टूट टूट के क्या करेंगी? इस तरह से दूसरी रॉक्स का निर्माण करेंगी। और यही आपकी कौन सी रॉक्स होंगी? जो आर्कियन रॉक के मेटामॉर्फिज्म से या उसकी सेडिमेंटेशन से बनती है, वो आपकी धारवाड़ चट्टानें होती है। तो धारवाड़ आपकी ओल्डेस्ट मेटामॉर्फिक या ओल्डेस्ट सेडिमेंटरी रॉक का एग्जाम्पल है। और फॉसिल आपको धारवाड़ रॉक में भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आर्कियन में आपका नीस सिस्ट और दूसरा धारवाड़ हो गया। फिर इसके बाद दूसरी कौन सी है? आर्कियन के बाद आपका पुराना रॉक ग्रुप जो है, इसमें आपके दो रॉक्स हैं, कडप्पा और क्या? विंध्यन। कडप्पा और विंध्यन की बात करें तो जो कडप्पा वाला रीजन है, वहां कडप्पा रॉक्स है, उसमें भी आपको फॉसिल देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपकी विंध्यन रॉक्स है, उसमें कुछ पैचेस में आपको फॉसिल देखने के लिए मिलता है। ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए इस तरह से इंडिया का मैप अगर बनाऊं, इस तरह से अगर इंडिया का मैप बनाऊं मैं, तो यहाँ पे जिस समय पे कडप्पा और विंध्यन रॉक का फॉर्मेशन हुआ है, इससे पहले जहां पे आपका विंध्यन माउंटेन है, यहाँ पे ऐसा डिप्रेशन, और जहां पे आपका कडप्पा माउंटेन है, मतलब कडप्पा नाम की जगह है आंध्र प्रदेश की, वहां पे ऐसा डिप्रेशन फॉर्म हुआ था। और क्रस्ट की मूवमेंट की वजह से यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु थे, वो क्या हो गए थे? दब के आपके मर गए थे। तो यहीं पे आपके जो आप जैसे कडप्पा और विंध्यन की बात करें, तो ये जो रॉक्स हैं आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स का आपके एग्जाम्पल है। और यहाँ पे भी आपको फॉसिल देखने के लिए नहीं मिलता है। इसका नाम विंध्यन, यहाँ पे विंध्यन रेंज है तो इससे पड़ा है, और कडप्पा जो नाम पड़ा है, यहाँ पे आपका कडप्पा नाम का डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में। सबसे पहले इसकी स्टडी यहीं पे हुई थी, यहाँ से इसका नाम कडप्पा पड़ा है। फिर इसी तरह से आप द्रविडियन की बात करें और आर्यन की बात करें, तो इसमें भी द्रविडियन अगर रॉक ग्रुप की बात करें, तो ये आपको जो आपका गैंगेटिक प्लेन है, वो वाले एरिया के आसपास आपको देखने के लिए मिलेंगी। और फिर इसी तरह से आर्यन पीरियड में भी आपकी कुछ कुछ रॉक्स हैं। तो मतलब मेजर सीक्वेंस यही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। जो आपकी आर्कियन है वो आपकी सबसे पुरानी है, फिर जो पुराना ग्रुप की आपकी कडप्पा और विंध्यन है, फिर ऐसे ऐसे करके द्रविडियन और फिर आर्यन पीरियड। इससे रिलेटेड आगे भी क्वेश्चन है, तो फिर वहां पे मैं इनको और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो देखिए, कथन एक सही है और कथन दो भी सही है, यानी कि आपके दोनों कथन सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द जियोलॉजिकल पीरियड्स इन ऑर्डर। अभी जो जियोलॉजिकल पीरियड पे क्वेश्चन आया है, तो देखिए जियोलॉजिकल हिस्ट्री पे आपका एक वीडियो आपका आएगा, उसमें आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। लेकिन आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन आपका जो आया है वो अभी तक में सिर्फ उसकी सीक्वेंस के बारे में पूछा है। थोड़ा सा अगर आगे चल के अगर कुछ टफ क्वेश्चन बनता है, तो इस वजह से मैंने आगे जो आपका जियोलॉजिकल हिस्ट्री वाला वीडियो आएगा, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी कि एक एक पीरियड में स्पेसिफिक कोई अगर आपकी एक्टिविटी हुई है। जैसे हम टर्शरी पीरियड की बात करें, तो टर्शरी पीरियड में हिमालय बना है,
जब टर्शियरी पीरियड बताऊंगी तो वहां पे बताऊंगी कि टर्शियरी पीरियड में हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था। इस तरह से एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए, वो आपको बाकी चीजें समझने में भी हेल्प करेगी। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, अगर आपकी हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले आपका ईयन होता है। जैसे आप साल को मंथ में डिवाइड करते हैं, मंथ को फिर आप वीक्स में डिवाइड करते हैं, वीक को डेज में डिवाइड करते हैं। इसी तरह से ईयन, इरा इरा मतलब महाकल्प, पीरियड, पीरियड मतलब कल्प, और इपोक, इपोक मतलब युग होता है, और फिर इसके बाद एज। तो अभी अगर हम फिलहाल बात करें तो हम जिस आपके ईयन में है वो है आपका फेनेरोजोइक, फेनेरोजोइक ईयन में है। एरा की बात करें तो हम सेनोजोइक एरा में है, सॉरी सेनोजोइक एरा में है हम, ठीक है। पीरियड की बात करें तो हम अभी क्वाटरनरी पीरियड में है, यानी कि चतुर्थ कल्प में है। और एपोक की बात करें तो हम होलोसीन एपोक में है। और एज की बात करें तो हम मेघालयन एज में है, मेघालयन आयु में है। और होलोसीन क्या है, युग में है, ठीक। होलोसीन नाम आपको होमोसेपियंस की वजह से पड़ा है। तो अगर आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि जियोलॉजिकल पीरियड्स का करेक्ट ऑर्डर क्या है, ये तो मैं ऊपर ऊपर का अभी प्रेजेंट पे जो चल रहा है वो बता रही हूँ, लेकिन जब हम स्पेसिफिक वाला क्वेश्चन करेंगे तो उसमें फिर हम एक एक पार्ट को डील करेंगे। अभी मैं बस आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि आपका जो होलोसीन और प्लीस्टोसीन, आप ये होलोसीन और प्लीस्टोसीन देख रहे हैं, यहाँ पे आपको होलोसीन दिख रहा है। होलोसीन के पहले ही जो आपकी इपोक था वो आपका प्लीस्टोसीन था, प्लीस्टोसीन युग था जो आपकी लास्ट आइस एज थी। तो देखिए, बाकी के ये आपको इपोक्स का सीक्वेंस पता हो नहीं पता हो, पर देखिए दो सीक्वेंस पता होने से आप क्या ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपका प्लीस्टोसीन था और इसके बाद आपका होलोसीन है। अभी प्रेजेंट में होलोसीन चल रहा है, उसके पहले प्लीस्टोसीन था। इस दो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं। कहाँ पे लिखा है होलोसीन और उसके पहले प्लीस्टोसीन, ये यहीं पे बस है, इसको होल्ड में करते हैं। आगे देखिए इओसीन, मायोसीन, प्लीस्टोसीन, होलोसीन, यहाँ पे आपका पहले प्लीस्टोसीन दे दिया है तो ये गलत हो जाएगा। इसमें देखिए प्लीस्टोसीन और फिर यहाँ पे होलोसीन दे दिया है, सॉरी ये प्लीस्टोसीन नहीं है, प्लायोसीन है। यहाँ पे देखिए प्लायोसीन, होलोसीन यहाँ पे दे दिया है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। मतलब इंग्लिश वाले में सही ट्रांसलेशन किया है, प्लीस्टोसीन पहले दिया है, होलोसीन बाद में दिया है, तो मतलब कि ये भी आपका गलत हो जाएगा, होलोसीन को पहले होना चाहिए। फिर इसमें देखिए प्लीस्टोसीन भी यहाँ पे भी पहले दे दिया है, होलोसीन भी बाद में दे दिया है। तो मतलब आपको सिर्फ अगर इतना पता है कि अभी होलोसीन है और उसके पहले प्लीस्टोसीन था, तो आप सिर्फ इतने के बेसिस पे भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। और देखिए दो क्वेश्चन में भी, दो नंबर में भी कभी कभी हम लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, तो हमको ऐसा रिस्क नहीं लेना है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आया तो मतलब हम इस टॉपिक को देखें ही नहीं। कहीं से भी क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपको इनिशियली भी बताई हूँ जब वीडियो की शुरुआत कर रही थी कि कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आए, आप जो जहां से मेजोरिटी क्वेश्चन है वो तो आपका बेस बनाएंगे, लेकिन अगर कहीं से थोड़ा बहुत भी अगर दो चार क्वेश्चन किसी सेक्शन से बन रहे हैं, आप उसको लेस इंपॉर्टेंट समझ के छोड़ रहे हैं, तो वो आपको नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये देखिए वही हेरिटेज साइट वाला क्वेश्चन है 2021 में, कि जो जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट है उनको उनकी लोकेशन से आपको क्या करना है, मैच करवाना है। तो देखिए नेशनल फॉसिल वुड पार्क, यहाँ से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शिवालिक से क्या समझ में आ रहा है, शिवालिक कहाँ है, आपके हिमालय वाले रेंज का ही आपको उधर का दिख रहा है, तो वहां से देखिए शिवालिक से रिलेटेड कोई जगह आप जानते हैं, बुल्धाना, चित्तौड़गढ़। बुल्धाना तो नहीं लग रहा है वहां का नाम, चित्तौड़गढ़ आपका आंध्र का राजस्थान का लग रहा है, तिरुचिरापल्ली आपको साउथ का दिख रहा है। आप हिमाचल प्रदेश में सिरमौर नाम की जगह सुने होंगे। तो मान लीजिए अगर आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा है तो भी आप थोड़ा बहुत वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के, ये एक्चुअली आपका देखा जाए तो टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में आ रहा है, लेकिन ऐसे टफ क्वेश्चन को भी जिनको आप नहीं पढ़ के गए उनको भी आप अगर जब प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के सॉल्व करते हैं ना, तो वहां से आपको एज मिलती है बाकी बच्चों के कंपेरेटिवली। और आप चाहे मेंस का आंसर लिखें चाहे आप प्रीलिम्स दें, आपको बाकियों से आप अलग क्या कर रहे हैं वही चीज आपको सिलेक्शन मिलवाएगी। अगर आप वही चीजें कर रहे हैं जो सारे मीडियोकर बच्चे कर रहे हैं, तो फिर मतलब आपके मार्क्स भले अच्छे आ जाए लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक। तो ये चीजें भी यहाँ पे सीखने की कोशिश करिए कि अगर
कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता, बिल्कुल बाउंसर क्वेश्चन है, तो उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इसमें से मुझे मान लीजिए लोनार झील तो मुझे पता है कि महाराष्ट्र में है, लेकिन सपोज मैं नहीं श्योर हूँ कि ये बुल्धाना में ही है कि कहाँ है। अगर मुझे लोनार पता है तो वैसे मैं चित्तौड़गढ़ और तिरुचिरापल्ली को भी एलिमिनेट कर सकती हूँ, ठीक है, कि महाराष्ट्र में बुल्धाना होगा कि सिरमौर होगा, लेकिन सिरमौर आपको थोड़ा बहुत आप सुने होंगे, एक फेमस जगह है हिमाचल प्रदेश में, तो वहां से आप इसको मतलब इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ बच्चे होंगे जो इसको देख के डर जाएंगे कि यार ये तो हम पढ़े ही नहीं, क्या है जियो हेरिटेज साइट, ये कहाँ से आ गया। वैसे नहीं करना है आपको, किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल सामने से निकालिए मत। तो देखिए क्या है, शिवालिक पार्क आपका कहाँ सिचुएटेड है, सिरमौर में, मतलब बी का 4 होगा। अब देखिए बी का 4 कहाँ पे है, बी का 2 गलत, बी का 1 गलत, बी का 3 गलत, मतलब सिर्फ बी का 4 भी पता होने से आपका आंसर आ जाता है, ठीक। ए का 3 है, मतलब कि जो आपका नेशनल फॉसिल्स फूड पार्क है ये तिरुचिरापल्ली में है। सी का 1 है, स्ट्रोमेटोलाइट पार्क आपका कहाँ है, ये उसको छोड़िए, नेशनल फॉसिल फूड पार्क आपका तिरुचिरापल्ली में है, शिवालिक पार्क आपका सिरमौर में है, स्ट्रोमेटोलाइट पार्क आपका कहाँ है, ये आपके तिरुचिरापल्ली में है, और लोनार लेक आपकी कहाँ है, बुल्धाना में है। मतलब कि ए का आपका 3 है आपका शिवालिक पार्क, बी का 4 है स्ट्रोमेटोलाइट पार्क का, सी का आपका जो स्ट्रोमेटोलाइट पार्क है आपका ये चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है, राजस्थान में। तो सी का आपका 2nd है, और फिर इस पर डी का क्या है, 1 है, डी का 1 है। देख लीजिए कहाँ पे है, 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऑप्शन में गलती हुई है, यहाँ पे 3 4 होना चाहिए, फिर यहाँ पे 2 होना चाहिए, फिर यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब देखिए कहने का मतलब ये है कि जो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस अगर आप पढ़े, तो अभी तक हम सिर्फ राज्यों के नाम पढ़ते थे, तो आप थोड़ा सा वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी देख लीजिए, क्योंकि एक बार पूछ चुका है, ठीक है। अब देखिए रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 देखिए, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स वाज गिवन बाय हैरी हेस इन 1967। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ये जो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स है ये जरूर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पे बेस्ड है। जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, और इसने ही इनिशियली बताया था कि कैसे हमारे कॉन्टिनेंट्स पहले बिल्कुल एक साथ थे, फिर बाद में कुछ इंटरनल फोर्सेस की वजह से वो टूट गए। फिर इसके बाद आपकी समुद्र प्रसार सिद्धांत आता है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आती है, जो कि हैरी हेस ने दी थी 1967 में। इसके बाद फिर इन दोनों थ्योरीज को मिला के आपकी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आती है, जो कि 1968 में दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, और ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर आधारित है, ये आपका सही हो जाएगा। अब ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है ये आपकी बहुत बड़ी थ्योरी है, मैं चाहूंगी तो भी यहाँ पे आपको अगर ये एक्सप्लेन करूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो वैसा मतलब मैं यहाँ पे वो एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ये सब हम नॉर्मल जब रेगुलर क्लासेस करते हैं तो वहां पे डिटेल में समझते हैं। बस इतना समझ जाइए कि जो अर्थ के ऊपर जितने अभी आप लैंड फॉर्म वगैरह देखते हैं, ज्योग्राफी क्या है, अर्थ की जो आप अर्थ के ऊपर कहाँ पे कैसा लैंड फॉर्म है, इन सब चीजों की सिस्टमेटिक स्टडी है। तो लैंड फॉर्म की डेवलपमेंट से रिलेटेड ही आपकी कुछ थ्योरीज हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, फिर तीसरा आपका प्लेट विवर्तनिकी। ये जो टॉपिक है यहाँ से 1-2 क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आए हैं तो हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। प्लेट विवर्तनिकी पे आ चुका है, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी और कब दी थी, ये आप ध्यान रखिए। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसने दी थी, कब दी थी, ये ध्यान रखिए, मैंने एक्सप्लेनेशन में इसमें ऐड किया है। देखिए प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत 1967 में मैकेंजी और पार्कर ने सजेस्ट किया था। 1967 में मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स के साथ 3 लोगों का नाम आता है, मैकेंजी और पार्कर ने 1967 में सजेस्ट किया था कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। वर्ल्ड में टोटल अगर हम देखें तो आपकी 7 मेजर प्लेट्स है, और वो क्या करती हैं, हर साल 5 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से मूव कर रही हैं। ये वाली चीजें इन्होंने बताई थी, लेकिन जो फाइनल जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है वो 1968 में मॉर्गन ने दी थी, ठीक। और जो प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है ये असल में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जो कि अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में दिया था, और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो हैरी हेस ने 1967 में दी थी, इसी के मतलब इसी पे बेस्ड है, इसी का मिला जुला रूप, मतलब इन दोनों को पढ़ा उसने,
फिर इसके बाद अपनी फाइनल प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी, जो कि अभी तक में मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी आपकी मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अरेंज द फॉलोइंग ग्लेशियर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ। उनकी लेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले अगर आप काराकोरम रेंज की बात करें तो आपका जो सबसे पहला ग्लेशियर है वो क्या है आपका बाटूरा। ठीक, बाटूरा के बाद आपका हिस्पर, हिस्पर के बाद आपका बियाफो, बियाफो के बाद अगर आप देखेंगे तो सियाचिन। ठीक है, ये चार आपके ग्लेशियर्स है। सियाचिन की लेंथ आपकी 72 किलोमीटर है और ये मतलब काराकोरम रेंज का क्या है सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन, जिसकी लेंथ कितनी है 72 किलोमीटर। अब ये ग्लेशियर्स जिस तरह से अरेंज है ये छोटे से बड़े क्रम में अरेंज है, मतलब बाटूरा की लेंथ सबसे कम है, फिर आप अगर हिस्पर की बात करें तो उससे ज्यादा है, फिर बियाफो की उससे ज्यादा और फिर सियाचिन की उससे ज्यादा। तो सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने सिर्फ उतना भी पढ़ा है, सिर्फ आप जैसे ग्लेशियर्स पढ़ते भी तो आप सिर्फ नॉर्थ वाले जो ट्रांस हिमालय रेंज के वही बस ग्लेशियर आप पढ़ते हैं, बाकी आप जनरली अवॉइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो ड्रैंगडंग ग्लेशियर है ये लद्दाख का है, इससे क्वेश्चन पूछा है। सोना पानी बारासिंगरी की बात करेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश में है, उससे पूछा है। पर हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन ऐसी रहती है उसके हिसाब से हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इधर के ग्लेशियर आपके बड़े हैं मतलब कि, और यहाँ पे सिर्फ बियाफो और हिस्पर का नाम है और हमको क्या लगाना है इसको घटते क्रम में, मतलब पहले बड़ा फिर उससे छोटा। तो देखिए इसमें बियाफो बड़ा होगा हिस्पर से, तो कहाँ पे बियाफो हिस्पर से पहले लिखा है, ऑप्शन ए में लिखा है, ऑप्शन बी आपका हट जाएगा क्योंकि हिस्पर पहले लिखा है, यहाँ पे भी हिस्पर पहले लिखा है तो ये भी हट जाएगा, और ऑप्शन सी डी में आपकी बियाफो पहले लिखा है हिस्पर से। तो मतलब आप दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर पा रहे हैं, आपको कंफ्यूजन किसमें है अब, बियाफो ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में। तो पहला आपका सबसे जो लंबा ग्लेशियर है वो आपका बियाफो है, सेकंड नंबर का हिस्पर। अब जो आपका सोना पानी ग्लेशियर है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा ग्लेशियर है, इसकी लेंथ कितनी है 30 किलोमीटर। और बारासिंगरी की बात करें तो इसकी लेंथ आपकी 27 किलोमीटर है। तो सोना पानी आपका बड़ा है बारासिंगरी से, और ऑप्शन डी में बारासिंगरी आपका पहले लिखा है, तो मतलब आपका ऑप्शन डी भी हट जाएगा। ठीक, तो आपको कम से कम आप सिर्फ काराकोरम का ध्यान करके रखे हैं तो आप एटलीस्ट 50-50 में तो आ रहे हैं, और अगर आप 50-50 में आ रहे हैं तो फिर आप उस क्वेश्चन को एनी हाउ अटेम्प्ट करिए, ऐसे क्वेश्चन मत छोड़िए। क्योंकि अगर आप बिल्कुल एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे ना तो वैसे में आपके मार्क्स हमेशा बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। इवन जो लोग आपके आसपास में सेलेक्ट हुए हैं या अगर आप खुद भी आपने पहले प्रीलिम्स वगैरह क्लियर किया है तो आपको पता होगा कि आप जब ज्यादा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अपने रखते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तभी आपकी मतलब ठीक ठाक एक एक्यूरेसी निकल के आती है और आप एक हायर मार्जिन में जाते हैं मार्क्स के। ठीक, तो सबसे बड़ा आपका बियाफो, फिर हिस्पर, फिर सोना पानी 30 किलोमीटर, बारासिंगरी आपका 27 किलोमीटर, फिर ये जो ड्रैंगडंग दिख रहा है लद्दाख का, इसकी लेंथ आपकी 23 किलोमीटर है। ठीक है, लेंथ नहीं जाननी है लेकिन ये अलग अलग वालों की मैंने आपको लेंथ बता दी है, लेकिन ये जो आपके हैं सारे के सारे इनको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में ध्यान करिएगा कि सबसे पहले बाटूरा है, फिर हिस्पर है, फिर बियाफो है, फिर क्या है सियाचिन है। बी वाले ध्यान रखिएगा ये ऑल्टरनेट है, जो बाटूरा नाम बड़ा है तो वो छोटा है, फिर बियाफो नाम छोटा है मतलब वो बड़ा है, ऐसे करके आपको ध्यान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए सिर्फ ये पीवाईक्यूज ही है लेकिन पीवाईक्यूज की हेल्प से आपको कितनी सारी चीजें यहाँ पे पता चल रही है, कितनी सारी चीजें रिवाइज हो रही हैं, ये सब हम आगे भी करेंगे। अभी देखिए नॉर्थ वेस्ट हिमालय की बात करें, अगर ऐसे हिमालय में हम अगर जाए तो नॉर्थ वेस्ट हिमालय मतलब कि जासर, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय मतलब कि शिवालिक रेंज, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय मतलब नामचा बरवा, और अरुणाचल हिमालय मतलब लेचा ट्रैक। अब ये आपको मैच करना है कि मतलब कौन सा किससे एसोसिएटेड है। ठीक है, नीचे दिए को सही क्रम से मिलाएं, इसमें आगे इसका वो भी होगा, इसमें अच्छा इसका ऑप्शन नहीं दिया है, बस आप पीवाईक्यू है तो नॉर्मल देख लीजिए। जैसे अगर हम माउंटेन रेंजेस की बात करें, ठीक है, माउंटेन रेंजेस की बात करें तो सबसे ऊपर यहाँ पे आपको एक सबसे वेस्टर्न पीक देखने के लिए मिलती है, सबसे वेस्टर्न मोस्ट जो आपको पीक देखने के लिए मिलती है। वैसे अगर आप बात करें तो यहाँ पे सबसे वेस्ट में जो कि पीयूके वाले रीजन में है, ठीक है, इसका नाम क्या है आपका
नंगा पर्वत, ठीक है, नंगा पर्वत। फिर इसके बाद अगर आप बिल्कुल यहाँ पे आएंगे, बिल्कुल ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में, तो यहाँ पे भी एन के नाम से एक आपको पीक देखने के लिए मिलती है। इसका नाम क्या है? नामचा बरवा। नामचा बरवा आपका कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। देखिए अरुणाचल प्रदेश का क्या हो जाएगा? नामचा बरवा। डी का क्या? 3। फिर आपका दार्जिलिंग और जो सिक्किम हिमालय, यहाँ पे आपकी लेप्चा ट्राइब देखने के लिए मिलती है। अभी फिलहाल आप देखेंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए, कुछ मतलब 1 आध महीने पहले की न्यूज है, जो सिक्किम में आपकी लेप्चा ट्राइब मिलती है, ये एक इंस्ट्रूमेंट बजाती है और उस इंस्ट्रूमेंट को अभी जीआई टैग मिला है। इसके अलावा अगर आप गुजरात की बात करें तो गुजरात का एक पर्टिकुलर संगमरमर है, मार्बल है, जिस उसको भी जीआई टैग मिला है। ये दोनों चीजें जिनको रिकॉल है, ठीक है, नहीं है तो रिकॉल करिए, सर्च करिए और कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। कम से कम सर्च करने जाएंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो डी का 3 हो गया, सी का 4 हो गया। फिर अगर नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय की बात करें, मतलब कि आपका ये वाला एरिया, तो नॉर्थ वेस्ट में आपका क्या आएगा? जास्कर वाली रेंज आएगी, मतलब ए का आपका 1 सही है। और हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय की बात करें तो यहाँ पे आपकी शिवालिक रेंज पड़ती है, ठीक। तो मतलब देखिए क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हो रहे हैं और आपको कितनी बारीकी से ये वाले सेक्शन को आपको कवर करना है। फिर देखिए व्हाट आर नॉट ट्रू अबाउट द पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में क्या सही नहीं है? इट्स हाइट इज अप्रोक्सीमेटली 1000 से 1500, मतलब इतना तक फैक्ट पूछ रहा है और ये आपका सही है। हाइट डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हाँ सही बात है, हाइट वेस्ट टू ईस्ट डिक्रीज करती है। पेनिनसुलर प्लेटू की बात करेंगे, यहाँ पे आपके वेस्टर्न घाट हैं जिनकी हाइट ज्यादा है, 1000 से 1500 एलिवेशन इसका भी है। यहाँ पे बात करेंगे ईस्टर्न घाट का एलिवेशन 900 है। आपकी मेजोरिटी ऑफ द रिवर्स वेस्टर्न घाट से निकल के ईस्टर्न घाट की तरफ फ्लो करती हैं। अगर वेस्टर्न पोर्शन की हाइट ज्यादा होगी तभी तो जो आपकी रिवर्स है वो ऐसा स्लोप बना के वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करेंगी। तो यहाँ से भी आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर ऊंचाई क्या होती है? कम हो जाती है। 2 ऑप्शन सही हो गए। अब देखिए और पूछ कह रहे हैं कि सच क्या नहीं है, मतलब क्या गलत है इसमें, ये पूछ रहा है। इसके पूर्व में गिर रेंज और पश्चिम में राजमहल पहाड़ियां हैं, इसको इंटरचेंज कर दिया है। अगर इसके पूर्व में बात करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे आपकी राजमहल हिल्स है और पश्चिम में बात करेंगे तो आपकी गिर रेंज है। तो इस क्वेश्चन को इंटरचेंज कर दिया है, तो आपका सही नहीं में क्या हो जाएगा? कथन 3, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस इज कॉल्ड, अभी मैंने पढ़ाया था पीडीएस, पहले ट्रांस हिमालय की काराकोरम रेंज, लद्दाख, जास्कर, फिर ग्रेट हिमालय, हिमाद्री, इसके बाद पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ते हैं जिसमें गवर्नमेंट 1 रुपए 2 रुपए में चावल और गेहूं ये सारी चीजें बेचती है। तो पीडीएस वो ट्रिक से निमोनिक से ध्यान रखिएगा। पी से पीर पंजाल, फिर आपका धौलाधर और फिर आपका शिवालिक। तो शिवालिक जो है आपकी सबसे बाह्य श्रेणी है, सबसे आउटर मोस्ट रेंज है। तो सीधा आंसर हो जाएगा इसका शिवालिक। 2023 में आया। देखिए फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन डेजर्ट आर करेक्ट। इसमें से करेक्ट क्या है और जो करेक्ट इनकरेक्ट है उसको बिल्कुल मार्क करके रखिएगा। भारतीय मरुस्थल अरावली की पश्चिम में, सही बात है। अगर आप इस तरह से अगर आप यहाँ पे बात करें ये आपका अरावली है, तो यहाँ से जो आपका साउथ वेस्ट मानसून आता है, अरावली का भी डायरेक्शन आपका ऐसा ही है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट है। तो जो आपका मानसून आता है और मानसून आपका साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है, और अरावली का भी डायरेक्शन कैसा है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी है। तो क्या करता है? इसी के पैरेलल निकल जाता है, ठीक है, जो आपका ये वाला मानसून है। और यहाँ से जो आपकी बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच आती है, तो जब तक में वो यहाँ पे पहुंचती है इसका मॉइस्चर बहुत कम हो जाता है, ठीक है। इस वजह से अरावली के आप वेस्ट वाले पोर्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपकी रेनफॉल नहीं होती। ये वाली रेन का मॉइस्चर खत्म हो जाता है तो थोड़ा बहुत वो यहाँ पे रेनफॉल करवा देती है, और जो ये वाली रेंज है ये इसके पैरेलल निकल जाती है। अगर ये अरावली ऐसा नहीं हो कि ऐसा होता तो फिर यहाँ पे भी रेनफॉल होती, ठीक है। तो वहां पे रेनफॉल का कोई पर्टिकुलर सोर्स ही नहीं है, इस वजह से वहां पे रेनफॉल नहीं होती है। और आपको अगर डेजर्ट बनाना है किसी एरिया को तो आपको बहुत ज्यादा हाई क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए और बहुत लो मॉइस्चर चाहिए। तो इंसोलेशन तो मिल रहा है, ट्रॉपिकल रीजन है, वहां पे हीट तो अच्छी खासी मिलती है, लेकिन सॉइल में मॉइस्चर डालने के लिए रेनफॉल नहीं मिल रहा है। और रेनफॉल आपकी इस वजह से नहीं हो रही, इस वजह से वहां पे आपका क्या हो रहा है? मरुस्थल का निर्माण हो रहा है। तो जो आपका भारतीय मरुस्थल है अरावली के पश्चिम में, बिल्कुल सही है।
मतलब ये चीजें याद नहीं करनी है कि मरुस्थल अरावली के पश्चिम में है। पश्चिम में क्यों होगा, आपको रीजन पता है तो आपको फिर ये चीज याद नहीं करनी पड़ेगी। ठीक, यहाँ हर साल 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। मिलीमीटर लिखा है तो इसको सही लेना है, सेंटीमीटर लिखा जाए तो ये गलत होगा। ठीक है, सेंटीमीटर बड़ा है, जहाँ पे 150 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है वो अच्छे खासे आपके मॉडरेट रेनफॉल वाले रीजन में काउंट होते हैं। ठीक है ना, ठीक है। लूनी क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी, ये भी मैंने बताया था, जो अरावली रेंज है वहां से आपकी लूनी रिवर और साबरमती रिवर निकलती है। लूनी रिवर अरेबियन सी में जाने से पहले रन ऑफ कच्छ में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। और लूनी जो है राजस्थान की एक इंपॉर्टेंट रिवर है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पेनिनसुलर प्लेटू राइजिंग फ्रॉम 150 मीटर टू 600-900 मीटर, द इरेगुलर ट्रायंगल इज कॉल्ड द पेनिनसुलर प्लेटू। सही बात है, मतलब आप यहाँ से इसकी रेंज शुरू करेंगे 150 मीटर से, एवरेज अगर देखें तो 600 से 900 मीटर तक एवरेज एलिवेशन है। थोड़ा बहुत इसमें ऊपर नीचे भी होगा तो इसको सही लेना है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा इसमें आप पकड़ के नहीं चल सकते। पीक्स की जब बात आएगी तो वहां पे आप थोड़ा बहुत एग्जैक्टनेस की बात करते हैं, लेकिन इसमें नहीं, इसमें वो रेंज की बात कर रहे हैं। तो पहला आपका सही हो जाएगा दिल्ली रिज। पेनिनसुलर प्लेटू की अगर हम ऐसे बात करें तो जो आपका दिल्ली रिज है वो कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट में, सही बोल रहा है। फिर राजमहल हिल्स आपकी ईस्ट में, अभी मैंने बताया था ईस्ट में। गिर रेंज आपकी गुजरात वाली कहाँ पे, वेस्ट में। और जो कार्डमम हिल्स है साउथ में, यहाँ पे ये क्या करती है, इसकी सदर्न मोस्ट बाउंड्री का निर्माण करती है। तो आपके दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। देखिए यूनिवर्स से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, मैं चाहती तो यूनिवर्स के भी 30 क्वेश्चन बना सकती थी, लेकिन जिस चीज का जितनी इंपॉर्टेंस है हम उसको उतनी ही इंपॉर्टेंस देंगे। हाँ, एकदम छोड़ेंगे नहीं कि अगर आ जाए तो हमसे कुछ बने ही नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। मतलब आपका कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जो इस सीरीज में आपका रह जाएगा। ठीक है, मतलब डायरेक्ट मतलब टॉपिक की बात कर रही हूँ। मान लीजिए अगर कहीं अगर 3-4 ऑप्शन भी है और अगर आप एक ऑप्शन एलिमिनेट करके भी अपने आंसर पे आ रहे हैं तो आपका काम तो बन रहा है ना। तो उस तरह से सीरीज को एक रिवीजन के पर्पज से देखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आए तो भी जो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है और बाकी चीजें उसके साथ बताई जा रही है, हो सकता है वहां से आपका काम बन जाए। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, या अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो ठीक है, वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है तो आपके हिसाब से ही बनाया जाएगा। अगर आपको कुछ हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो वो भी आप बता सकते हैं। ऐसे मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लूं। अगर दोनों लैंग्वेज में पढ़ूंगी तो फिर ऐसा हो जाएगा कि टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा और आपके एग्जाम को भी ज्यादा समय है नहीं। इस वजह से जहाँ पे कुछ बेसिक आपके टर्म्स हैं ऐसे टेक्निकल, जहाँ पे आपको हिंदी नहीं पता है, आप हमेशा हिंदी में ही पढ़ते हैं, तो फिर वहां पे मैं उसको कन्वर्ट करूंगी। बाकी एक फ्लो जैसा मेंटेन होता है तो वैसे ही होगा। प्लेटू को अगर पठार बोल रही हूँ, पठार को प्लेटू बोल रही हूँ, तो इतनी मुझे लगता है आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो डार्क यानी कि सोलर सिस्टम वाले टॉपिक पे रहेगा। और उसमें मैंने बताया था ना कि सोलर सिस्टम पे आपका जो क्वेश्चन है 2023 में शायद आया और उसमें 4 स्टेटमेंट पे अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में पूछा है। तो हम उसमें भी हम देख लेंगे कि अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में कोई अगर स्पेसिफिक फैक्ट होगा तो ठीक। इसके अलावा फिर हम सोलर सिस्टम वाले चैप्टर में भी थोड़ा बहुत आपके पीवाईक्यूज का एनालिसिस कर लेंगे, जिससे आप एक प्रॉपर डायरेक्शन में आप आगे बढ़े। और जब भी रिवीजन करें तो उन पीवाईक्यूज को ध्यान में रख के करें, आप कुछ भी ना पढ़ लें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।